बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी सीटेड, अपनी सीट्स पर बैठें। साइलेंस मेंटेन करें, अपनी सीट्स पर बैठें फौरी तौर पर। आज बार वोकेशनल कोर्स का तीसरा दिन है और दूसरा लेक्चर है। लेक्चर आपको पता है टॉपिक क्या है, लीगल एथिक्स। और आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, मैं अब क्या इंट्रोडक्शन दूं, क्योंकि अहमद क़य्यूम साहब किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज ही नहीं हैं। अहमद क़य्यूम साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेंबर पंजाब बार कौंसिल रहे हैं 2020 से लेकर 2025 तक। सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रहे हैं 2015-2016। और लीगल एजुकेशन में जो इनका रोल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पंजाब बार कौंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। और जब बार वोकेशनल कोर्स शुरू हुआ तो उसके बाद अहमद क़य्यूम साहब का जो रोल है, ये कहने में मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि ही इज़ पायनियर ऑफ बार वोकेशनल कोर्स। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज जो हमारी सारी टीम बार वोकेशनल कोर्स में जिस तरह इंगेज्ड है पिछले 2-3 साल से, तो ये अहमद क़य्यूम साहब की वजह से ही है, क्योंकि इन्होंने ही तब रिकमेंड किया कि मैं चाहता हूँ कि ये टीम बार वोकेशनल कोर्स लाहौर बार एसोसिएशन में करवाएं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अहमद क़य्यूम साहब का। सर, आप तशरीफ़ लाए, कीमती टाइम निकाला, और बगैर टाइम ज़ाया किए मैं अहमद क़य्यूम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और आज का लेक्चर शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे दोस्तों को आवाज़ आ रही? यार, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से एक्चुअली लाहौर बार एसोसिएशन की कैबिनेट का शुक्रगुजार हूँ और अपने भाई ज़ीशान मलिक और उसकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। ज़ीशान मलिक और उनकी टीम इस प्रोफेशन के लिए एक तोहफ़ा है। अपना टाइम छोड़ के यहाँ पे आपके सामने आपको ये मदद देना, इस प्रोफेशन के अंदर कोई किसी की मदद नहीं करता, बल्कि मामला तो ये है, जब मुकदमा होगा मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि मैं आपको रोंद डालूँ। प्रॉब्ली मेरे इंटरेस्ट के अंदर तो ये होगा कि आप अच्छे ना हो वकील वगैरह, बिकॉज मेरी रोज़ी रोटी ही आप करने के लिए, मुझे हराने के लिए ही आ रहे हैं। ये इनका बड़ापन है और बार वोकेशनल कोर्स का। और ये है कि मेरे नज़दीक बार वोकेशन कोर्स के अंदर देखो यार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप प्रोफेशन में आ तो जाते हो, ये वो प्रोफेशन है जिसके अंदर 5% चांसेस ऑफ सक्सेस हैं। मेरी तरह अगर आप शहजादे हों, किसी जज के पुत्र हों या आप किसी के ओहदेदार के हों, तो शायद आपका फिर 15 से 20% हो, लेकिन जाके बहस तो आपने खुद ही करनी है। और अगर आपको कोई सिखाता नहीं कि रोज़ी रोटी कैसे कमानी है और कैसे आपने करनी है और क्यों कमानी है वगैरह, तो आप कैसे तैरेंगे? आपको तो उठा के फेंक दिया है, लाइसेंस पकड़ा दिया, जब आपको पुत्र तू सर्जरी कर लोगों थे। बात सीधी सीधी ये। और मैंने यहाँ सबसे पहले एक्चुअली इसलिए ज़ीशान और उसकी टीम को सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूँगा। दूसरा, उसने कहा कि जी बीवीसी मेरे खाते के अंदर उसने डाल दिया, तो आप सब तो बड़े नाराज़ होंगे कि यहाँ पे सारों बैठ के मुझे पढ़ना पड़ रहा है और ये करना पड़ रहा है वगैरह, क्या करके क्या ज़रूरत है यहाँ पे आने की, बिकॉज सर्टिफिकेट तो ख़रीदे भी जा सकते हैं और घर जाके भी मिल सकते हैं। और आपका कोई दोस्त जो साथ वाला बैठा हुआ है वो आपकी अटेंडेंस लगा लेगा, मैं तो नहीं आपको जानता। एंड में जब हम सर्टिफिकेट दे रहे होंगे तो 400 को दे रहे होंगे, कमरे में शायद 200 बैठे हों। मामला ये है इब्तिदा के अंदर इस प्रोफेशन के अंदर। और देखो यार, मैं लेक्चर देने के लिए यहाँ पे नहीं आया। अगर मेरे नज़दीक अगर आप पूछो तो एक लेवल के ऊपर दुनिया का सबसे यूजलेस टॉपिक है ये। सारे को पता है कि ईमानदार होना चाहिए। मेरा लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि जी ईमानदार हो बस, मगर पूरा लेक्चर देना, हम अपना जब बीवीसी वगैरह करते हैं उसके अंदर सबसे पहला लेक्चर ये होता है। एक लिहाज से ये दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। क्योंकि किस वजह से? क्योंकि इस लेक्चर के अंदर आपका जो एक सांस भी आप इस प्रोफेशन के अंदर लोगे, इसके रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो बचत है। आपने इसके रूल्स को फॉलो करना है, तब आपको बेहतरी नज़र आएगी। आपको हमें क्या ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो मैं आपको कह सकता हूँ भाई ईमानदार हो, और आप कह सकते हैं कि अहमद क़य्यूम क्या यहाँ पे आके टाटा कर रहा है बीच में कि ईमानदार हो, ये तो अमीर बाप का बीच में बच्चा है, तीसरी पुश्ता वकील है। मुझे भूख लगती है तो मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं क्यों ना झपटूँ, पलटूँ, खा जाऊँ, ये कर लूँ, 2 नंबरी करूँ, क्या फ़ायदा? कोई बंदा मुझे यहाँ पे बता सकता है कि ईमानदारी का फ़ायदा क्या है?
ईमानदार क्यों होना चाहिए ज़िंदगी में? भी माठे रहोगे, बीवी भी कहेगी कि पैसे कमा नहीं रहे वगैरह, करो, चोरी करो, उठा लो, बेवा की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लो, क्यों नहीं? बेवा ना तो मर जाना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? कोई एक बंदा, और ये सवाल देखो रियल लाइफ के अंदर हम यहाँ पे हैं, और ये प्रोफेशन सबसे ज़्यादा रियल बंदों का है। लेक्चर शेक्चर अपनी साइड के ऊपर, अगर मैं आपको ये कन्विंस नहीं कर सकता कि जी क्यों आपने अपने आपके सामने बंदा पैसे रख रहा है दूसरी पार्टी वाला कि जी लम्हे पै जाओ, कोई फ़र्क नहीं बैठता, मुकदमा हार जाएं, ये डॉक्यूमेंट ना जमा करवाएं, आप अपना मुकदमा हार जाएंगे, ये ले आपको मैं करोड़ रुपए देता हूं, तो क्यों ना लो? प्लीज़ ये वाला जो सवाल चीज़ है, ज़िंदगी में ईमानदार होने का क्या फ़ायदा है? ईमानदारी का मतलब तो है जो चीज़ मिल रही है मैंने नहीं लेनी। कोई बंदा मुझे बता सकता है कि ईमानदारी का क्या फ़ायदा और इस प्रोफेशन के अंदर क्या ज़रूरत है? मैंने ये पूरी की पूरी बुजुर्गों ने पकड़ के ये कानून बना डाला, फॉलो करें ना करें, पढ़ें ना पढ़ें, कोई फ़ायदा नहीं वगैरह। इसके अंदर क्या करने की ज़रूरत है कि वो कहते हैं कि जिसको फॉलो करो और तुमने चंपटी नहीं करना, डन नहीं करना, दूसरे से बीच में ये नहीं कहना कि जितांगे तो पैसे ये हुआ, अगर नहीं हुआ तो मैं पैसे चार्ज नहीं करूँगा। क्या ज़रूरत है? और होगा कि जी ये बड़े लॉर्ड्स का प्रोफेशन और ये है और वो है वगैरह, तो मैं क्या, कब्जे करो, जाओ बीच में ज़मीनों वगैरह के ऊपर पकड़ के, और अगर तुम्हारी रोजी रोटी बढ़ती है तो 100 बिस्मिल्लाह, तुम्हारा जो हमसाया वेला होता तो होए। ये चीज़ आप सारों के अंदर से, अपने दिमाग के अंदर से इसका अगर जवाब नहीं आता, मेरे कहने के ऊपर कोई बंदा यहाँ पे ईमानदार नहीं होने लगा जिसने नहीं होना। जब आपके सामने पैसे होंगे, आपके अहमद की उसने लेक्चर दिया था, उसको वो तो आपको याद भी नहीं होगा। मगर बात ये है कि आपकी रीत, आपकी हड्डी ईमानदारी के साथ अगर इस प्रोफेशन के अंदर होगी, तो मुझे इस चीज़ के अंदर बहुत खुशी है कि आप में बेशुमार ने लाल वाला पहना हुआ है, लेकिन चंद ने काली टाइयाँ भी पहनी हुई हैं। आप सारे कोई बंदा मुझे बता सकता है कि कौन सा पर्चा आपके ऊपर होगा अगर आपने लगाई हुई काली टाई की, आपके ऊपर काली टाई लाइसेंस से पहले लगाने का कौन सा पर्चा हो सकता है? कि इम्पर्सनेशन का, चीटिंग का तो नहीं बनता जी, इम्पर्सनेशन का बनता है। तो आपका हमसाया जिसने बीच में पकड़ के यहाँ पे आपकी सारों की तस्वीरें उतर रही होंगी, ये वो हो रहा होगा, आप जब सेक्रेटरी के इलेक्शन के अंदर लड़ रहे होंगे तो वो कोई बंदा आ जाएगा तस्वीर उठा के, वो इनू करना चाहते हुए वेखो इन्हें इधर काली टाई लगाई हुई है, बीबीसी के विच बैठा है, ये तो पहले है ही बंदा बेईमान, ये सारे का सारा इस तरीके से। फिर कह रहा हूँ बड़ा आसान तरीका है, घर बैठे हुए आप जाके आपको लाइसेंस भी मिल जाता है और बड़ी शौक से हम दे देते हैं, जाली डिग्रियों वालों को भी दे देते हैं, और कोई मसला नहीं। यहाँ पे आके अन्यवा आपका बीच में आपका उनके साथ मुकाबला है, और अगर वो 2 नंबरी कर रहे हैं, गाड़ी डिग्री खरीद के आया है, जज को पीछे जाके मिला हुआ, तो तुम्हें क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? हार जाओगे तो उसके बाद तुम्हें मुकदमा नहीं देगा। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई मुझे बता सकता है ईमानदार होने का क्या फ़ायदा है? जी, क्रेडिबिलिटी क्या मतलब? अगर शुरू में मुकदमे ही नहीं आ रहे और पहले में ही आप वेले हो गए, तो ईमानदार होने का क्या फ़ायदा है? एक हद तक होता है। सॉरी, ज़मीर होता है? अच्छा, एक ज़मीर अगर आपका होता है, ज़मीर का पूरा नाम क्या? ये देखो, हाँ ज़मीर होता है, लेकिन जब पैसे आपके सामने रखे होते हैं और वो कहते हैं कि भाई इस तरह कर लो वगैरह, तो उसी के अंदर केड़ा ज़मीर छोड़ो, ये क्या इसको कहते हैं, कायदे आज़म जिंदाबाद। हाँ यार देखो, समझाने की मैं आपके सामने कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्या ज़रूरत, देयर हैज़ टू बी लॉजिक टू ना। ठीक है, ज़मीर भी आ गया, ठीक है, आपकी क्रेडिबिलिटी भी आ गई, बट कोई वजह होगी कि लोगों ने कहा कि भाई नहीं करना ऐसा। खुला खाता छोड़ दो, इश्तिहार दो, एडवर्टाइज करो, आके एक्चुअली टिकटॉक बनाओ, नाचो थोड़ा सा, उसके ऊपर थोड़ा सा गा भी लो और सारे का सारा वैसे दिखा लो। तो ये क्यों मैं रोकता हूँ कि क्यों कहते हैं कि जी भाई इस प्रोफेशन के अंदर नहीं करना? कोई होगी वजह जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। मैंने इब्तिदा में थोड़ा सा इसका आपको हिंट दी है कि प्रोफेशनल एथिक्स की और ये जो सारी की सारी कहानी डाली हुई है, उसका मकसद वो इसलिए आपके ऊपर कदगन वगैरह लगाई गई है कि सारों का, और इसमें आपका ज़ाती बहुत फ़ायदा है, आपका ज़ाती इसके अंदर बचत है। समझ लें एक बात ये यहाँ पे
किसी वजह से ये चीज़ें गई हैं, और आज लेक्चर नहीं होगा, आज बात होगी ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये क्यों लिखा हुआ है कि भाई पैसे मिल रहे नहीं लेने, इश्तेहार नहीं लगाने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, इस तरीके से नहीं करना, नहीं करना। और आपने ये जज से जाके नहीं मिलना, डन नहीं करना। क्यों नहीं करना? समझने की सारी चीज़ के अंदर, और सारी चीज़ में करने की बात ये है, पिछले मैं मेंबर बार काउंसिल रहा हूँ, 2 मेंबरान हमारे शहीद हुए हैं। एक अपने ज़ाती मुकदमे के मामले के अंदर किसी ने जाके उनको गोली मार दी, एक मेंबर को कोर्ट की प्रेमिसेस के ऊपर अपने क्लाइंट ने आके गोली मार दी, साबका क्लाइंट ने शहीद कर दिया, यूनिफॉर्म में थे। भाई एक चीज़ अपने जहन के अंदर बहुत क्लियर हो जाओ, ये बच्चों का प्रोफेशन नहीं है। अगर डरू हो, अगर तुम सही चीज़ के ऊपर खड़े नहीं हो सकते, जो ऑब्लिगेशंस हैं, तो जाओ कोई और प्रोफेशन कर लो। ये बहुत है, यहाँ पे लोग गोली मार देते हैं। बी वेरी क्लियर, मैं डराने के लिए यहाँ पे नहीं आपके सामने आया, ये एक एक्चुअल इबादत है, ये प्रोफेशन, ये चीज़ नहीं है कि जी मैं ये कि इसको कहते हैं पैसे कमाने के लिए इधर वकालत के अंदर बड़े आते हैं तो मैं करूँगा, ये करूँगा, या किसी से बदले लेने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। बिकॉज इसमें समझने की बात ये है, आप कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट्स के लिए जाते हैं, एक क्लाइंट है, एक बंदा है जिसकी लड़ाई हो रही है अपने भाई के साथ, पहले ही उन्होंने बंदूकें निकाली हुई हैं, लावा खोल रहा है, या बाप का कत्ल हो गया है, आप डिफेंडेंट की तरफ से उसने कहा इसलिए मेरे बाप को मारा, मैंने देखा है, आप वहाँ पे खड़े हो गए, रेप हो गया है, आप अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए वो बीबी के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं जिसके साथ ज्यादती हुई है, उसका क्या रीच है? वो उसका जो भाई होगा आके आपको गोली नहीं मारेगा, वही मेरी बहन के सामने तुमने ये क्यों किया है? अगर तुम्हारा बाप के, तुम डिफेंडेंट की तरफ से हो रहे हो और तुम पार्टी बने हुए हो, समझने की ये जरूरत है कि ये जो प्रोफेशनल एथिक्स के रूल्स वगैरह मिलेंगे, 2 फायदे, एक तो आपस में जाती बचत, आप में से कितनों ने लॉग आउट कर लिया हुआ है, कितने भी रहते हैं। बिकॉज इसका एक फ़ायदा तो मैं ये भी बताने लगा था कि 3 सफ़े हैं, अगर पढ़ के रट लो तो 10 नंबर पूरे हो जाते हैं लॉग एड के 100 में से। एक फ़ायदा ये भी है कि अगर जिसने देना है अभी ये वाला लेक्चर, अगर गौर से पकड़ के ये चीज़ें सारे 1-2-3 सफ़े पढ़ लोगे तो 10 नंबर हो जाएंगे। बाकी मेरे कहने के ऊपर सारे के सारे किताबचा भी ना खोलना, B मार्क कर लेना, पास हो जाओगे। तुक्के मेरे ख्याल में 1/3 या 1/4 तो लग ही जाएंगे, राइट। समझाने की ये ज़रूरत है कि इसलिए 10 नंबर क्यों दिए हैं 3 सफ़ों को या 4 सफ़ों को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें इंटेग्रिटी ये वो किस तरीके से है, क्या, मैंने आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ज़ाती बचत इसको फॉलो करने में है। उस्ताद तो ये भी कहते हैं कि अपने क्लाइंट की गाड़ी के अंदर मत जाओ कोर्ट में, तो यहाँ पे क्यों ये कह दिया गया कि आप हिस्सा नहीं लेंगे प्रॉपर्टी के अंदर? प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, 2 भाइयों के बाद, बाप मर गया है, आप कहते हैं कि यार तेरा जो रेजिडेंशियल घर है उसमें से आधा मेरा हो जाएगा या उसमें से आधे पैसे मुझे मिल जाएंगे। आप अपना मुकदमा जीत जाते हैं, आप आधे उस घर में जहाँ पे 2 भाइयों ने रहना था, एक भाई को निकाल के आप रहना शुरू कर देते हैं, आप किराए पे दे देते हैं। वो बंदा आपके साथ आगे क्या करेगा? जब आपने अपनी फीस की जगह प्रॉपर्टी का टुकड़ा ले लिया और आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपने काम किया और आप जीत भी गए, आपने कोई 2 नंबरी नहीं की, वो तो आगे कहेगा कि मैं इसको खा जाऊंगा, मैं इसको घर के अंदर ही कमरे के अंदर तुम्हें आग लगा के मार दूंगा। लालच वगैरह और ये जो चीज़ें हैं ना, ये रूल्स जो बने हैं इसलिए बने हैं कि आप अपने आप को ऐसी पोजीशन में ना डालें जहां पे ऑलरेडी लावा खोल रहा है। वो मुकदमे में चले गए हैं भाई, बंदा मर गया है, ज़मीन के ऊपर कब्जा हो गया है और पैसे दे के दोनों पार्टियों ने इतनी दुश्मनी हो गई है कि वो भाई आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते थे, तो आपने आगे कर दिया। अब आप आगे आके उसकी तरफ से फटर फटर करके जज के सामने कर रहे हैं, अब उसके वकील को बोलने नहीं दे रहे, उन्होंने कहना सब तो पहले इसको गोली मारो। कसूर के अंदर, डिस्प्यूट के अंदर हर चौथे दिन कोई ना कोई बीच में वकील वहां पे शहीद हो रहा होता है। बच्चे लड़के, अब तो तरीका ये है कि खानदान के अंदर अगर कोई वकील है पहले उसको जाके मार दो।
ऐसे भी आपको लड़के मिलेंगे बैरिस्टर जो कि अपने खानदान के अपने जाती मुकदमे में कंप्लेनेंट था, वो प्रोसिक्यूट कर रहा था, वो बैरिस्टर हो गया, इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि मुझे नाम भी मैं सुबह याद करने की कोशिश कर रहा था यार क्या नाम था उस बैरिस्टर का, वो जो लड़का कर रहा था और उसको शहीद कर दिया गया। फिर कह रहा हूँ ये बच्चों का प्रोफेशन नहीं है। अब आप सीरियस लाइफ के अंदर आ गए ना, वो जो कि मुस्कुराते हुए हाँ हाँ वो ये करते हुए इस तरीके से पूरी जान वगैरह अपना 5-10 का जत्था लेके गए और किसी के बीच में बेल नहीं होने दी या ये नहीं होने दिया या वो कर दिया या इस तरीके से कर लिया, तो तुम्हारे ख्याल में वो जो आम बंदा है वो चुप करके बैठा रहेगा? वो तो आप 2 नंबरी ना भी करें तो आप बड़ी अच्छी बहस करते हैं, तो वो आके फॉर एग्जांपल ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो हमारे मेंबर बार काउंसिल थे उनके अंदर वो मेरे ख्याल में हुआ ये कि उसके फाइल ले जाके किसी और के पास चले गए। उसने हमारी भी वकीलों की आदत होती है, उसने प्रॉब्ली कहा होगा कि यार तेरे वकील ने ऐ नहीं किया, तेरे वकील ने ऐ नहीं किया, उन्हें तो तेरा मुकदमा खराब। उसने कहा हाँ यार लगता है दूसरी साइड के साथ मिल गया था कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर। इसलिए कहते हैं कि आपकी वकीलों की आपस में भी जो इंटरेक्शन है वो रेगुलेट करेंगे, बिकॉज आप आपस में रोजी रोटी के मामलात हैं, बाहर में बैठ के आपके साथ इसलिए आपका बीच में भाईचारा और इन चीज़ों की हम बात वगैरह करते हैं कि दुश्मनियाँ पालने के लिए नहीं हुए। मैं अहमद की उन्हें मैंने हराया सी तो ये करके बाहर में आके हम इसलिए चाय पीते हैं, बाहर निकल के हाथ में लाते हैं यार अच्छा तूने आर्ग्यू किया, हार जाओ बेशक। यू कैन नॉट इन योर लाइफ हैव 10 मुकदमे हैं तो 10 दुश्मनियाँ तो नहीं पालने शुरू कर दोगे ना यार कि मैंने सारा जीतना। टॉम क्रूज की फिल्म देखी है नहीं, अ फ्यू गुड मैन, वो कहता है वो एक ऐसा वकील भी उसके अंदर वो होता है जो कभी जिंदगी में नहीं हारा। कभी कोई ऐसा वकील हो सकता है कि जो जिंदगी में ना हारे हैं, वो तो कोर्ट वगैरह नहीं। तो वो हार्वी स्पेक्टर कोई बड़ा अच्छा बीच में अपस्टैंडिंग वकील है और पैसे और नेगोशिएशन और ये सारे का सारा है। पाकिस्तान के अंदर तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा 5 मिनट में, और उसने जो अपना वो जूनियर रखा हुआ तो आते वैसे ही जाली डिग्री वाला है सूट्स के अंदर। नहीं ये मैगन मार्कल और ये और वो वगैरह साथ ये जाली डिग्री के साथ भी देखो उसका प्रिंसेस से शादी हो गई थी बीच में पकड़। नहीं यार देखो इशू बेसिकली ये है और समझाने की आप तमाम दोस्तों को ये कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ चीज़ें एथिक्स के अंदर आपको मुख्तलिफ इंटेग्रिटी मोरालिटी ये सारी की सारी चीज़ें आपको करने के लिए यहाँ पे सिखाया जाता है। क्योंकि मेरा दीन ईमान कम अज़ कम ये है कि आप अगर ईमानदार वकील हैं तो आप जन्नती हैं, मगर हराम करने वाले भी यहाँ पे वकील आपको बहुत अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं जहन्नमी हैं। अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे और ये आप नौकरी करने के लिए नहीं आ रहे वगैरह, ये सारे के सारे आपकी एक गलती आपकी एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी से लोगों के घर उजड़ जाते हैं। आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली एग्जिबिट नहीं किया, घर खाली हो गया, स्टे नहीं मिला। आपने तैयारी नहीं की, आप रात को पार्टी कर रहे थे, सुबह आप पहुंच ही नहीं सके हमारे ये करने के लिए, टाइम के ऊपर आप पहुंचे नहीं, जज ने बेल कर दी तो आपका क्लाइंट 2 हफ्ते के लिए अंदर, अगली तारीख 2 हफ्ते के बाद आप रेलेवेंट टाइम पे नहीं थे। एक मेरे आज सुबह इंटर्न आए जिन्होंने मुझे 1 घंटा लेट आए हैं पहले दिन, तो मैंने कहा जी मैंने उनको रगड़ा दिया, तो कहते मेरी पतलून ख़राब हो गई थी, मैं पतलून बदलने के लिए गया। मेरे से क्या ताल्लुक? बात ये है यार देखो इस प्रोफेशन के अंदर एक स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरियाज वगैरह हैं। आप और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोफेशन के अंदर की अजमत भी और शायद ख़राब चीज़ भी है कि दूसरों की टेंशन अपने सर के ऊपर ले रहे हो। यार वो बंदा इतना मजलूम है कि तुम्हें पैसे दे रहा है, यार खुदा दे वास्ते मैंने बचा लो, खुदा के लिए मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ कर लो। ही हैज़ पेड यू मनी, आप लेने के बाद भी उसको नहीं यार आ गया मैंने इसको निचोड़ता रहना है, मरोड़ता रहना है, इसके अंदर से और पैसे निकलवाने हैं और पैसे निकलवाने, तो आप क्या कर रहे हो यार? खुदा का खौफ करो। ये चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में देखनी होंगी, आप कई दफ़ा करेंगे। बनाने को तो आप 15 मिसलेनियस एप्लीकेशंस बना सकते हैं और हर मिसलेनियस एप्लीकेशन पे उसको अलहदा पैसे चेक कर सकते हैं, मगर इंसानियत ये फिर आपको व्हाट इट कम्स डाउन टू इसके आपका क्या आप अपनी रेपुटेशन बना रहे हैं? दिहाड़ीदार बनना है, कायदे आज़म बनना है, या और 2 नंबर के भी मैं आपको वकील वगैरह बेशुमार दिखाता हूँ, आपको बहुत नज़र आएंगे और बेशुमार हैं आप। तो आई मीन कईयों के साथ आप बहुत बड़े ओहदेदार भी बन सकते हैं, कोई पकड़ नहीं है।
कई दफ़ा आप निकल जाते हैं, पर तो कोई गोली भी मार देता, अगर नहीं वो तुम्हारा क्या, चलो यार ट्राई कर लेते हैं वगैरह, ये ओहदेदार करके थोड़ा सा ओहदा भी बेच देते हैं। ओहदे बेचने के बहुत पैसे मिलते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए, इसीलिए हम इतनी करोड़ों रुपए वगैरह, कोई किसी बंदे को क्या पड़ा हुआ करोड़ रुपए लगाता है। ये सारी चीज़ें आपसे खुल के बात करने की ये मकसद है कि मैं लेक्चर देने के लिए नहीं यहाँ पे आया, आपसे बात करने के लिए आया कि यार देखो अपने अंदर से अगर ये समझ के कर लोगे ना, इम्तिहान तो होना नहीं है इसके बाद में, तो तभी आपकी इसके अंदर बेहतरी है। हार्वी स्पेक्टर बनना कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है वगैरह, बट अगर आप बनना चाहते हैं तो अमेरिका में जाके बन लें, यहाँ पे फिर हमारे मुल्क को ना ख़राब कीजिए। या इस बार के अंदर ये देखो वाई बी एथिकल मैंने लिखा हुआ है कि इसको कहते हैं प्रोफेशन एथिक्स स्टडी करने की क्या ज़रूरत है। आप क्यों अपनी चीज़ें दें, अपनी एक्सप्लेन ना करें, क्यों कोड रखें, आपने ये लेक्चर देने की क्या ज़रूरत है। उसके बारे में तो हमने सारी की सारी भी बीच में बात कर ली। फ़ायदा क्या है, यही है कि एथिक्स प्रोटेक्टिव। एक हद तक आपने जब इस लावे के अंदर या इस लड़ाई के अंदर अपने आप को डाला है, अपना रोल अगर करते रहेंगे कानून के मुताबिक, तो ये बहुत कंजर्वेटिव है, काफ़ी चीज़ों से आपको रोकते हैं, तो आपकी बचत रहेगी। क्या वो अपना काम कर रहे हैं ऐसी, तो मैं कि किस वास्ते करें। ज़्यादा हाइपर होंगे, ओवर डूइंग करेंगे कि वो नहीं यार मैं इसको सिविल के मुकदमे को मैं फौजदारी भी बनाऊंगा, और फौजदारी के पर्चे के अंदर उसकी माँ और बाप बहन को क्यों नहीं डालते यार, डाल दो, बेलते करानी पड़ेगी ना, मज़ा आएगा, हा बड़ा अच्छा है। या क्लाइंट कहता है कि उसकी बहन और बाप उसको अंदर डालो। आप बंदर नहीं है डुगडुगी पे नाचने के लिए, या कोई और नहीं है जो पैसों के लिए नाचते। यू हैव टू मेंटेन योर इंटेग्रिटी। और ये जो काली टाई है ना, मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ काली टाई ना लगाओ, अभी भी कईयों ने लगाई हुई है। तो अगर वकील हो और आप वकील ना हो और मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ, तो क्या सोल्यूशन है एक्चुअली, आपको क्या करना चाहिए। वकील को थोड़ा सा हाजिर दिमाग होना चाहिए। हाँ, उतार के जेब में रख लें। अगर अभी भी आप बज़िद हैं कि नहीं जी मैं पहले ही करना है, तो फिर डाउन द लाइन देखिएगा क्या होगा आपके साथ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, प्राइड के साथ करो भाई। ये जो दुपट्टा लगा हुआ है मरून वाला, खास तौर के ऊपर, मैंने तो अपने दफ्तर के अंदर, आपको मैं ये बता रहा हूँ, एक मेरा एसोसिएट मेरे साथ ये खड़ा हुआ था सुल्तान तनवीर साहब की कोर्ट के अंदर, लाल टाई पहनी हुई। उसने कहा कि सर ये आपका एसोसिएट, मैंने कहा जी बिल्कुल। कहते हैं वेरी गुड जॉब, एक्चुअली आप रूल्स को फॉलो करते हैं। अमूमन जजेस को भी नहीं है कईयों को पता। जब वो आपकी लाल टाई देखेंगे ना, बाकी तो हर जूनियर एक्चुअली इसको कहते हैं काली पा के आया होता है। जब आप लाल पहन के आएंगे कहेंगे ये वही है जो कानून को फॉलो करता है। और जब आप उसके सामने अपना मुकदमा काली टाई लेके जब लगा के जाएंगे ना, तो वो आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट करेगा और बेहतर लेके जाएगा। ये ऑलरेडी हो चुका हुआ है, मैं आपको कह रहा हूँ। 2 हफ्ते पहले ये सुल्तान तनवीर साहब की कोर्ट में मेरी भी तारीफ हुई और मैंने उसका भी बीच में अप्रिशिएट किया वगैरह। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है लाल टाई लगा के। हमने तो पूरा एहतमाम किया हुआ है कि भाई वो लड़के की लाल टाई, जब उसका लाइसेंस मिलता है, लाल टाई उतार के मैं खुद काला उसको पहनाता हूँ, टाई वगैरह करके ये सारे का सारा वीडियो बना के करते हैं। दुनिया को भी पता चलता हुआ यार हुन ए मुंडा वकील बन गया है। और ना सिर्फ ये अब वकील बन गया है, ये देखो अहमद कयूम ने इसको बीच में किया है, या तो बड़ा यार वो वीडियो हमेशा के लिए। ये चीज़ें तमाम स्टेप्स का आपको ये कह रहा हूँ, आपने अभी ये जमा करवा दी, आपने काली टाई लगाई है, क्लाइंट आपके पास आ गया, आपने क्लाइंट को कहा कि यार मैं तो वकील ही नहीं है, तो अगले 2 साल तक वही समझता रहेगा हुआ है कि नहीं, हो किसी और के पास चला जाए या फलां सर करेंगे। जब आप चीज़ें एहतमाम करके अपने आप को ये इस तरीके से प्रॉपर्ली दिखा के करेंगे कि नाउ आई हैव बिकम अ काउंसिल वगैरह, उसमें भी आपकी अलहदा प्राइड होती है कि यू से कि यार हाँ भाई मैंने अचीव किया, 6 महीने मैंने लगाए हैं, 6 महीने में मैंने काम करना सीख लिया है। ये करके देख लीजिए आगे। मैं आपको वैसे लॉ गार्ड के लिए भी ज़रूरी है योर लॉयर इन प्रोग्रेस। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ का एक नाम है अल वकील। You are not here to be a tout. You are not here to sell your services. एक खुदाई सिफ्त है वकालत। आप इस लेवल से आ रहे हो भाई, अपने आप को हल्का किसी सूरत में नहीं लेना जहां पे आपको धमकियां, थ्रेट्स, ये आप अपने आप को बीच में डाल रहे हो। मैं आपको कसमन यहां पे खड़ा होके कह रहा हूं, इस प्रोफेशन से मेरे नजदीक दुनिया में कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं है। मैं अगर कोई बैंकर होता या कोई और चीज होती तो मेरे से तो बिस्तर से रोज ना निकला जाता नौकरी के लिए। रोज मैं खुश होके आता हूं, बड़ी टेंशन होती है, हारता हूं, कमर टूट जाती है, फिर मैं मुंह उठा के दफ्तर आ जाता हूं, काम करता हूं।
जिंदगी को मेरे एक मकसद मिलता है, जिसका मैं मुकदमा जीतता हूं, वो मुझे अभी भी कसूर से अंदर से ला के देता है। लाहौर में 15 साल हो गए मुझे, लोगों को मैंने रेगुलराइज किया है, करवाया है। गवर्नमेंट नहीं हक दे रही थी, मैं इतना पावरफुल हूं कि पूरी गवर्नमेंट पंजाब कह रही थी इस बंदे को 15 साल से उन्होंने ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को उन्होंने रखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 35 दिन इस तरह के 15 साल से। मैं इतना पावरफुल हूं और आप इतने पावरफुल हो गए कि मैं कोर्ट में उसकी पिटीशन लेके गया, मैंने उनको रेगुलराइज किया। वो बंदा, उसके बच्चों को, उसको पेंशन मिलेगी, वो मर जाएगा, उसके बच्चों के पास हक होगा कि वो उस कुर्सी के ऊपर जाके करें। कानून के तहत एक अलहदा मुझे प्रोविजन है, क्योंकि मुझे कानून का पता है। पढ़ना है फायदा हैगा कि आपको ये चीजें पता चलती हैं कि मैं इससे ये कर सकती हूँ, मैं इससे ये कर सकता हूँ, मैं इसको पकड़ के ये कर सकता हूँ, और आप लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। मैं कह रहा हूँ एक पिटीशन के जरिए कसूर के अंदर मैंने 350 बंदों का किया, तो मैं तो जन्नती है इंशाल्लाह। उनकी आप अगर जिंदगी बेहतर कर सकते हो किसी बंदे की, तो इससे अच्छी चीज इस जिंदगी को मकसद देने। हर बंदे ने एंड में मर जाना है यार, अस्पताल में मरना है, या किस तरह शेर बन के, अगर आप शेर बन के वकालत करोगे ना, या शेर का बन के भी नहीं, ईमानदारी के साथ वकालत करोगे, तो किसी को हक दिलाना, कह रहा हूं अल्लाह की सिफत है, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। या किसी के लिए हिम्मत करना, ना कि आप बंदर हो के सियासी अंदाज के अंदर इधर डंडे खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इफ यू डू योर ड्यूटी, इससे बेहतर दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। उसको तकलीफ हो रही है बंदे को, मुझे क्या पड़ी हुई, सुबह 9 बजे इंतजार करे कोर्ट के अंदर, जब लगा हो मैं आता हूं कि उसको मैंने सेटिस्फाई करना है। उसकी टांगें कांप रही हैं, बंदा सारी रात नहीं सोया, सुबह मुकदमा लगा हुआ है। यू कैन बी वेरी हार्टलेस कि जी ठीक है यार फीस मिल गई है, ये एवं पीछे प्यार रहता है वगैरह, ये सारे का सारा, उसका फ़ोन बंद भी कर सकते हैं। बट फिर समझा रहा हूँ कि इंसानों के लिए ये प्रोफेशन, और बहुत बड़े इंसानों का, और मेरे नज़दीक सबसे बड़ा इंसान जो इस प्रोफेशन के अंदर था। एक चीज़ और बता दूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखें, इस प्रोफेशन की अजमत ये है कि ये और मेडिकल प्रोफेशंस को नोबल प्रोफेशंस कहा जाता है। ये वो वाहिद 2 प्रोफेशंस हैं जो कि फेडरल लेवल के ऊपर रेगुलेट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है आपको आम प्रोफेशन से ऊपर रखा गया है। बाकियों के रेगुलेटर्स प्रोविंशियल लोकल लेवल के ऊपर हैं, छोटे छोटे मोटे वगैरह। आपकी अजमत ना सिर्फ आइन के अंदर किया जाता है। ये कौन है बंदे यार, सारे बड़े सेलिब्रेटेड, आप ये बन सकते हैं। ये लेफ्ट के ऊपर कौन है बाबा जी? हाँ, कायदे आजम तो नहीं इसका नाम है, ये क्या कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पता था कि वो यतीम था। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपको ये पता है कि उसकी माँ कम उम्र में मर गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ये आपको पता है कि बाप ने बाहर पढ़ने के लिए शादी पहले ही कर दी थी ज़बरदस्ती। बाहर पढ़ने के लिए गया, बीवी पीछे से मेरे ख्याल में फौत हो गई थी, वापस आया तो बाप का बिजनेस ठप। पर माइनॉरिटी कम्युनिटी से था, जिनके हकूक ही नहीं थे, गोरा इंडिया हिंदू ऊपर हावी हो गए थे। आया, अपना शहर छोड़ के जाना पड़ा। अभी आप में से भी काफ़ी लाहौर से बाहर से होंगे। अपना शहर छोड़ के बॉम्बे में गया, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट बना। वहाँ पे जाके उसने क्या बीच में किया, वहाँ पे सियासत के अंदर आया, एम्बेसडर कांग्रेस ज्वाइन की, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बना। गांधी आया, विला करा दिया। नाराज होके बीच में जाके वकालत शुरू कर दी, और वकालत पे वो अरूज हुआ कि इंग्लैंड के अंदर भी जाके वकालत करे। इतनी अरूज था कि अल्लामा इकबाल ने उनको आके कहा जी आओ यार, हम मुसलमानों का हकूक के लिए लड़ाई करो और ये करो। और वो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके वो यतीम था। भाई तुम्हारे से तो ज़्यादा क्या गुजरा, तुम्हारे से बहुत ज़्यादा क्या गुजरा था। हर बंदे की यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ, कोई ना कोई तकलीफ होगी। बाप बीमार होगा, कुछ चाचे ने ज़मीन पे कब्जा कर लिया होगा, ये मसला है, भाई से नहीं बनती, घर रहने की जगह नहीं है। मगर मैं बता रहा हूँ कि जिना से वो यतीम था, बाप का बिजनेस ठप हो गया, तुम्हारी हालत उससे तो बेहतर ही है ना। अगर वो बंदा इस प्रोफेशन को इस्तेमाल करके ईमानदारी से, इंटेग्रिटी के लिए उसको कहा जाता है, और उसके मरने के बाद भी आप उसको कायदे आजम कह रहे हैं, जिना नहीं आप उसको कह रहे। आपने उसको उठा के यहाँ पे लगा लिया, हर जगह पे आपने उसकी तस्वीर लगाई होती है। तो ये प्रोफेशन, उसमें क्या सोने की चीज थी? सियासतदान भी सीधा बन सकता था कोशिश करने के लिए।
मगर देखो इस प्रोफेशन को, अपना जो चीज़ है उसने इस प्रोफेशन में की, नेक नामी कमाई, उसको इस्तेमाल करके उसने आगे जैसे लेके गया तो छा गया। तो तुम क्यों नहीं बन सकते? तुम उससे ज्यादा तो गए गुजरे नहीं हो ना इब्तदा में। और ये नीचे बीबी कौन है यार इस साइड के ऊपर? ठीक है, मैंने तस्वीर लगाई हुई यहाँ पे। मरने के बाद भी बीच में अभी तक उसकी तस्वीरें मैं लेक्चर के अंदर कर रहा हूँ। मेरी लीडर थी, मेरे से ज्यादा बहादुर थी। मुझे डर लगता था कि यार उनको कोई गोली मारने आएगा तो मुझे भी साथ को कोई ना मार दे, मैं दूर ही रहूँ मैडम से। आधी दुनिया उनको कहती थी कि जी इंडिया के ही एजेंट हैं, कोई उनको, आधी दुनिया उनको कहती थी इसराइल की एजेंट है, और बाकी पीछे कोई बचता नहीं था। लेकिन वो बीबी, इन बीबी का क्या अचीवमेंट है? कोई बता सकता है इनका क्या केस था? साइमा वाला केस कोई बता सकता क्या? साइमा यूसुफ का मेरे ख्याल में इन्होंने मुकदमा किया। वालिद साहब उसमें एक जज थे, रमदे साहब भी थे, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि आप मैडम सारी की सारी अपनी वली की मर्जी के बगैर शादी कर सकती हैं। पहले आप जाके जो मर्जी आप करना चाहती थी, जितनी मर्जी उम्र हो जाए वगैरह, उससे पूछे बगैर आप शादी नहीं कर सकती थी। तो आप बेनज़ीर भुट्टो भी हो सकती थी, और आप प्राइम मिनिस्टर तो आप बन सकती थी, लेकिन अपने जिनसे चाचा से आपकी नहीं बनती थी, पता नहीं क्या नाम है उनका, भुट्टो साहब का, तो उनकी मर्जी के बगैर आप शादी नहीं कर सकती। बीबी ने एक ये किया। बीबी की अजमत ये थी कि वो गरीबों के लिए खड़ी होती थी। मैं कह रहा हूँ कि वो हर जो चीज़ वगैरह नहीं थी उसके लिए खड़ी हो जाती थी बीच में, जिसके लिए मुझे भी डर लगता था यार क्या यार, मैं भी मतलब ही था कि यार इसमें पैसे नहीं मिलते। इंटरनेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल नाम, अभी भी आसमा जहांगीर उनका मेमोरियल लेक्चर्स होते हैं, और उनके लिए लोग, हाई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आता है वहाँ पे बोलना है, उसके लिए ऑनर है। हमारे हर बंदे ने जाना है। और ये बाकी बीच में कौन है यार ये सारे? ये इसके साथ कौन लगा हुआ है? कायद आज़म के साथ कौन है? अपने मुल्क के अंदर उसको पूजा जाता है, वकालत से उसने इब्तिदा की। उसके साथ कौन है? एब्राहम लिंकन कौन है? अमेरिका का प्रेसिडेंट था, और ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसने अपने मुल्क को टूटने से बचाया। सिविल वॉर हो रही थी, उसने बचाया। 1971 में काश कोई वकील होता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और एक राइट्स के अंदर अगर वो बिलीव करता तो शायद। इशू बेसिकली यार देखो तमाम, इसका क्या है, एब्राहम लिंकन जब बाद में बना, एंड में जाके अपने मुल्क को तो बचा लिया, सिविल वॉर में किसी ने सर के अंदर पीछे से आके गोली मार के मार दिया। प्रेसिडेंट था उस वक्त। खतरा तो होता है, बट वंस अगेन मरना हर बंदे ने लिखा हुआ है। अपनी जिंदगी को मकसद देना तुम्हारे हाथ के अंदर है। आर यू गोइंग टू बी अ लायन? विल यू बी रिमेंबर्ड फॉर एवर? कि बाकियों की तरह मर जाओगे? वहां पर कब्रिस्तान भरे हुए हैं, बच्चे भी नहीं जाते हैं, ईद पे कभी कभार चले जाते हैं, सारे भूल जाते हैं। आपके सामने मैं फिर ये बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत बड़ा बनना पड़ता। वालिद साहब मेरे जो हैं, अभी भी मुझे लोग रास्ते के अंदर रोक के उनकी तारीफ करते हैं कि यार बड़े ज़बरदस्त वकील थे तुम्हारे। अब मैं तो चिढ़ जाता हूँ कि यार मेरी दुखती रग पर हाथ वगैरह आप रख रहे हैं। बट बात ये है कि वकालत की वजह से जजी से ज़्यादा जज भी रहे, अटॉर्नी जनरल भी रहे, ये भी रहे, उससे ज़्यादा उनकी जजमेंट्स जो हैं वो सारी की सारी साइड की जाती हैं, हमेशा के लिए रहेंगी। राइट? आप एक बरादरी को ज्वाइन कर रहे हो जहाँ पे आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू, ज़रूरी नहीं है जज आप बने, बतौर वकील भी हमेशा के लिए रहेगी। अपने आप को अमर अगर करना है तो ये अप्रिशिएट करो वो इस चीज़ के लिए। मैं देखिए, आपने लॉ गार्ड पास कर लिया, और मैं रूल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, बट समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने आप को कभी हल्का ना लो। ये साथ उसके ये कौन सा काला जो आखिरी लगा हुआ है? हाँ क्या? नेल्सन मंडेला। कोई बता सकता है केड़ा है? इसको बाप कहा जाता है साउथ अफ्रीका का। गोरे छाए हुए थे, 26 साल जेल के अंदर रहा। आप कहेंगे भाई फिर ना ही करो, 26 साल अगर अंदर रहना पड़ता, बट पूरे का पूरे सिस्टम को हिला के वेला करा दिया।
नीचे कौन है? ये वाला काला कौन है? माइनॉरिटी से था। जहां पे कालों को जिस टाइम पीरियड में मारा जा रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस बना। इसने केस किया ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन अमेरिका के अंदर, बतौर जब वकील था। उसके अंदर ये चीज सिर्फ इसने डिक्लेयर करा दी कि काले और गोरों के अलग स्कूल नहीं हो सकते, वो भी वहां पे अच्छे वाले स्कूलों में पढ़ेंगे। इसका ये कंट्रीब्यूशन हुआ। एंड में जाके बराक ओबामा भी आया। आपको जिंदगी में कोई चीज नहीं अच्छी लग रही, आपके पास एबिलिटी है कि बदलो, खड़े होके अपना कोशिश तो करो। वो लोग अप्रिशिएट करेंगे जिनके लिए आप खड़े होगे। हारियों के लिए, किसी माइनॉरिटी के लिए, किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो क्यों देखते हो? तुम्हारे पास तो एबिलिटी है। डर बड़ा लगता है कि यार मेजॉरिटी के खिलाफ जाना, बट आप वेला करा सकते हो। आगे आके ये दरमियान में कौन है यार सारे? हाँ, इतने ज्यादा वकीलों की मैंने क्यों तस्वीरें लगाई हुई? हाँ, ये सारे के सारे शोहदाए कोयटा हैं। कोयटा के अंदर ये सारे के सारे बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर शहीद हुए थे। कोई बंदा बता सकता है कि ये कहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? हाँ, सॉरी, क्या? सिविल अस्पताल के अंदर वकीलों का क्या काम है? वहां पे क्या करने गए थे? हाँ, सॉरी, नहीं से ये बॉम्ब ब्लास्ट अस्पताल के अंदर हुआ था। अस्पताल में ये क्या कर रहे थे? सारे के सारे तोड़ने के लिए गए थे। जैसे लाहौर बार एक जमाने में फतह करने के लिए गई थी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। आप यहाँ पे फाते PIC हैं यहाँ पे सारे के सारे, पता है? डॉक्टरों को आपसे डरना चाहिए। बताएं ये क्या इन्होंने क्या करने गए थे वहां पे? एक वो वकील लीडर को शहीद कर दिया गया था, उसकी ताज़ियत करने के लिए सारे वहां पे गए थे। और वहां पे टेररिस्ट ने जाके वहां पे इनके दरमियान में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था। और एक पूरी की पूरी फौज जो वकीलों की थी वो शहीद हो गई थी। शहीद के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा? जन्नती हैं। इनको क्या पड़ी हुई थी यार? मुंह उठा के वहां पे सारे के सारे चले गए। उसके खानदान को छोड़ दिया होता है यार, खानदान जाके बीच में देख लेता। मर गया बाप उसका तो बच्चे का जाके वहां पे, इनको क्या जाने की तकलीफ थी? क्यों गए? क्यों गए? वो ताजियत घर पे भी हो सकती थी, अस्पताल की क्या तकलीफ है उनको? क्यों गए? इन्होंने क्या वो शहीद हो चुका हुआ था उसको जिंदा कर देना था? समझे ये बात कि आप एक बरादरी हैं। आपके खानदान के जनाजे आपके भाई, आपके कोलीग्स उठाएंगे। यहां पे हम आपको कहते हैं ना कि सारी ये बरादरी, वकला बरादरी, वो आपके लिए कब्जे करवाने और ये वो लड़ाई मार कुटाई करने के लिए नहीं है। दिस इज अ ब्रदरहुड, यू लिव बाय अ कोड। आप शेर हैं, आपके होगा, आप बिल्कुल माठे हैं। आप सदर आता है आपसे ताजियत करने के लिए यार, आपके घर में आपके वालिद साहब फौत हो गए, आप अम्मी को दिखाते हैं कि हमारे सदर। अम्मी कहती हैं हो, मैं जब ओहदेदार था तो मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश थी, मैं बस रेगुलरली जितना माठा है उतने के पास जरूरी जाना है, क्योंकि वहां पे फर्क पड़ता है। आप जाके जब दिखाते हैं ना, बरादरी का मकसद ये है कि वो कहते हैं वो जिसको इतनी तकलीफ है, उसके घर का बड़ा मर गया है, कहते हैं अच्छा मैडम रुखसाना तबस्सुम थी, इनके मजाल है कोई वहां पे बीच में बट मौजूद थे। उन्होंने कहा आप मेंबर साहब आप यहाँ पे बीच में आए हुए हैं? मैंने कहा जी हाँ, हमारी बहुत ये थी और दो तारीफ के किए। तो उनके जो भाई वगैरह थे वो कहते हैं यार हमारी बहन तो खुद भी यार इम्पोर्टेंट थी यार। अंडरस्टैंड दिस कि बरादरी और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं। ये चीज़ गलत नहीं है कि हम जब हमारे किसी वकील के साथ ज्यादती होती है तो इसी जगह से स्टैंड लिया जाता है। गलत चीज़ों पे भी हम ले जाते हैं और मिस यूज भी होता है। मगर हाँ, अगर मैं उससे अग्री नहीं भी करता, किसी की क्या जरूरत कि वकील के ऊपर 780 करे, जब जजमेंट्स कहती हैं कि वकील के ऊपर टेररिस्ट नहीं हो सकता। वकील जाके खुदा ना खास्ता अगर किसी सिविल जज को गोली भी मार दे तो मर्डर का मुकदमा होगा, लेकिन यहाँ पे बीच में किया जाता है वो ये ग्लास तोड़ देता इनका। और यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से हम खड़े होते हैं क्योंकि हमारी यूनिटी बहुत ज़रूरी है। धड़ेबंदी पार्टीबाजी के अंदर हमने इसको रोल दिया है।
इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज कि ये वाले बंदे जो शहीद हैं ये भी अमर हैं। इनका मैं लाहौर में बैठ के मैं नहीं जानता था इनमें से मां सिवाय एक या दो को, मैं इनको सलाम करता हूँ, इनको सलूट करता हूँ। सो अंडरस्टैंड दिस कि जिस चीज़ के अंदर आप आ रहे हैं, बुखला बरादरी ये होती है। और बरादरी का यही है कि आप एक दूसरे का पेन लेते हैं आपस में करके, सिर्फ दोस्तियां एक हद तक होती हैं, बट ये अब आप जिस चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ए भी है फिर ये कौन है जो पेंसिल खा रहा है? हाँ क्या? इसका नाम है रिचर्ड निक्सन। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था। 2 नंबरी करने की बारी आए तो फिर वकील भी एक्चुअली चैंपियन है, बिकॉज रिचर्ड निक्सन को रिजाइन करना पड़ा था सदारत से। ये उसके साथ कौन है यार? ये वाला जो कोबूजा बैठा हुआ है, हाँ, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक्चुअली वकील था। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतनी छलांगे उसने मारी कि खुद जेल चला गया और अभी वहां से फारिग होके आया। फिर कह रहा हूं ना, ये वाला जो सारे का सारा अब उसके खिलाफ भी बोलता है। समझे कि फिर आप बड़े मुश्किल प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं। ये नीचे लिखा हुआ द फर्स्ट, शेक्सपियर ने ये क्यों कहा कि द फर्स्ट थिंग, जब इनकलाब आएगा, द फर्स्ट थिंग वी डू इज किल द लॉयर्स। विलियम शेक्सपियर, जिसको अंग्रेजी का सबसे ज़बरदस्त कहा जाता है कि लिखारी है, तारीख का कहा जाता है, उसने ये लिखा हुआ है कि जो इनकलाब आएगा सब तो पहले मैं तो जाके एक्चुअली वकीलों को कत्ल करांगा। क्यों? मैं भी फिर बता रहा हूँ ना कि 2 नंबरी करने के ऊपर जब आप आते हैं, झूठ को सच करने की आपके पास एबिलिटी है, जाली कागज़ आप बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। पुरानी तारीखों के अंदर भी आपको पता है कि कहाँ से स्टैम्प पेपर मिल जाएगा, केड़े से मिल के आप पुरानी तारीख के अंदर कब्जे वगैरह करा देंगे। अपने क्लाइंट को कहेंगे एंज नहीं है, एंज अगर करते हो तो ए कागज़ वगैरह ये होगा, उसके इतने पैसे लगेंगे और मैं यहाँ पे वो स्टैम्प वाला इतना है और जज साहब इतने पैसे मांग रहे हैं और ये इतना मांग रहा है, एलमत वास्ते इतना, तो मेरी थोड़ी चाय पानी वगैरह भी कर लें, तो फिर आपका ठीक है, फिर वाजिबुल कत्ल नहीं है। नहीं, उसने शेक्सपियर के मुताबिक, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो आपका लाइसेंस ही कैंसिल करूँगा और फिर आप तड़पते फिरेंगे कि ये करके। चकवाल के अंदर बीच में जो बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी ने मेरी ज़ाती ज़मीन के ऊपर कब्जा करवाया, वहाँ पे जाके लाइसेंस सस्पेंडेड है आज तक। 2 नंबरी आप करेंगे, आप जितने मर्जी ओहदे कर ले, किसी ना किसी ने बड़े ने आके आपको उससे कहीं ना कहीं पकड़ आपके आ जानी, और फिर आप कहते हैं कि जी ये क्या है यार, ये लाहौर बार के मेम्बरान हैं, ये चेक किया, ये वाले जो साहब हैं इस तरह सलूट कर रहे हैं, इनके हाथ में क्या है? हैं? मोबाइल फोन है? कलम है, कलम यूं करके ऊपर कर रहा है, क्या उस्मान से लिखने की कोशिश कर रहे हैं? गान है ना यार, इस बार के अभी भी मेरे ख्याल में शायद मेंबर हैं, इसलिए मुझे डर के उनके बारे में बात करनी चाहिए। ये साहब वो हैं जो वहाँ पे PIC के ऊपर जब हम फतह करने के लिए गए थे तो ये असला साथ लेके गए थे, ढियों गोलियाँ वगैरह चला रहे थे वहाँ पे, इन्होंने चलाई, वीडियो भी आ गई सारी की सारी, और ये करने के बाद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने यहाँ पे सेशन कोर्ट के अंदर एक टॉर्चर सेल बनाया हुआ था, वहाँ पे दो बंदों को एक बंदे को इन्होंने पकड़ के उठा के लाए, मर्डर किया। वीडियो भी उसकी रिलीज़ हुई जिसके अंदर वीडियो के अंदर वो हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा था कि यार मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, और ये उसको टॉर्चर कर रहे थे। CIA वालों ने इनको पकड़ा, इन्होंने लाश रावी की दूसरी साइड के ऊपर कर दी, इनके मोबाइल के अंदर से वीडियो भी रिकवर हुई। वीडियो रिकवर होने के बाद उनके साथ इन्होंने मुकदमे के अंदर रफा दफा कर लिया फैमिली के साथ, और फिर वकालत कर रहे हैं। और एडिशनल सेशन जज साहब मुझे बुला के कहते हैं कि वापस आ गए, की कर रहे हो। अब बात तो सीधी सीधी ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, करने के लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैं अपना मुंह भी बंद रख सकता हूँ कि यहाँ पे करने के लिए मगर मैं यहाँ पे ये क्या है यार, ये क्या है, ये सामने की आग किस चीज़ की लगी हुई है? खुद ही लगी गाड़ी को। और ये जो ऊपर ये वकील साहब यूनिफॉर्म के अंदर क्या कर रहे हैं? इस तरह करके हैं, कौन सा डांस कर रहे हैं, कौन सा स्टेप पे, कथक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस तरह करके ना ठक 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 हैं, और नीचे वाला भी उसको कह रहा है कि यार
ये हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने आई थिंक हुआ है। ये वाला शायद उस टाइम के ऊपर मैं ऊपर वाला उधर हुआ था, ये वाला हुआ है जब हमारे डस्का के अंदर सदर साहब को शहीद किया गया था। उस टाइम पे हाई कोर्ट बार का मैं भी सेक्रेटरी था, समझाते रहे नहीं हमने ये करना है वगैरह, और ये सारे का सारा चीज़ होता है। हाई कोर्ट में भी जाके हमने ताले वगैरह लगाए हुए हैं। जब हम उनके ऊपर जाके हाई कोर्ट के गेट पे ताले लगाते हैं, फिर वो हमारे साथ 780 करते हैं, और फिर वो जब इंडिविजुअल बंदे पे 780 के पर्चे वगैरह होते हैं तो बाकी वगैरह बंदे अपने चस्के पूरे करते हैं और आपको अकेला छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने की ये है कि आपका कॉन्डक्ट इस प्रोफेशन के ऊपर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट भी करता है। कोई बता सकता है PIC क्यों फतह करने के लिए गए थे? हाँ, डॉक्टर की कोई वीडियो नहीं आई थी। वहाँ पे एक चपरासी स्टाफ के अंदर एक बंदा था, वो वकील साहब एक अपनी फैमिली के अंदर लाइन के अंदर थे, तो उस वहाँ पे तू मैं वगैरह हुई। उसके बाद इसी जगह के ऊपर यहाँ पे आके सदर को चूड़ियाँ दिखाई गई कि जी हम PIC को जाके आज सबक सिखाएंगे। उन्हें वो कह रहे सबक नहीं, हम एहतजाज करेंगे। तो पूरी लाहौर बार उठ के वहाँ पे PIC के अंदर चली गई करने के लिए, एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए। क्या चीज़ करनी चाहिए थी? और फिर वहाँ पे ये आग ये वो सारे का सारा, क्या चीज़ करनी चाहिए थी हमें? मना करने के लिए तो नहीं आए, बहुत ज़्यादा हो गया। चलो ऐसा बस करो, बाहर पीछे गान वाला खड़ा हुआ है, बच के रहे। नहीं, मुझे बताएं कि क्या करना, तो आपको क्या करना चाहिए था? यार देखो, तुम लोगों से ज़्यादा पावरफुल शहर के अंदर कोई बंदा है ही नहीं, तो जाके पर्चे की एप्लीकेशन देते हैं 22 से 22B के अंदर उसको 75 उसके चक्कर लगवाते हैं, अगले 8 साल के लिए उसकी यहाँ पे हाजिरियाँ करवाते हैं। लाहौर बार अगर ये चीज़ नहीं कर सकती थी तो वहाँ पे एहतजाज करने के लिए जाने के लिए क्या आप कोई पार्टी हैं? क्या आपने एक यूनियन बनाई हुई है? क्या आप बीच में आप एक बंदे के पास आपके सब पुलिस वाला नाके के ऊपर अगर तू मैं करता है तो अगले दिन जाके उसकी पेटी उतरवा दो, 22 से 22B करो। उधर जाके लड़के ये क्या कहते हो कि जी वो जो थाने के अंदर मुझे बचाने के लिए अहमद क्यों आओ और ये करो, मैंने यहाँ पे ये बीच में करके इस तरीके से यूनिफॉर्म में टुन ना पाए जाओ। फिर मैं दोहरा के कहूँगा नाके के ऊपर, जब यूनिफॉर्म से बाहर डेफिनेटली टुन पाए जाओ अगर पाए जाना है। वाई? बिकॉज आगे जाके आप देखेंगे हमारी इज्जत सांझी है। मेरी नानी का दामाद का हस्बैंड ने भी LLB की हुई थी, पुलिस में थे। उनके बेटा भी वकील था, मेरे वालिद भी वकील हैं, उनके बच्चों के बच्चे सारे के सारे वकील हैं। 80% ख़ानदान वकील था। मगर जब ये चीज़ हुई ना, उन्होंने कहा तुसी लोग पागल है गए हो। नहीं जी, हमारे वकील के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई थी। उन्होंने कहा तुसी लोग पागल है गए। जिस बीबी का सारा ख़ानदान है, आप आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ, यू नीड टू थिंक अबाउट अपनी प्रोफेशन की ये जो है डिग्निटी वगैरह, और आपने अपने आप को अपहोल्ड करना है। अदरवाइज आपका ख़ानदान भी आपको कहेगा कि क्या कर रहे हो। आप आपस में ग्रुप बंदी, और ये तो नहीं हम नानो आपको नहीं पता वो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी, हम ये करके, बट उन्होंने कह दिया। और आपका इंप्रेशन कोई ख़ास अच्छा अवाम में नहीं है। ना आपको कोई किराए पे चीज़ें देता है, ना भी बेटी के बीच में शादी करता है, ना कोई इस तरीके से कि इन्हें ख़राब करना ही करना है। और ये देखे ना जी, ये अखबारों के अंदर ये चेक करें, न्यूज़ लाइन के अंदर जब ये हमले वगैरह सारे किए थे, तो न्यूज़ लाइन के अंदर ये कि आया हुआ था, एडवोकेट्स ऑफ हुलिगनिज्म। फ्रेम करके रखना चाहिए प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, राइट? ये मैंने ये ताला क्यों बनाया हुआ है यहाँ पे? ताले की क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, वो बता सकता है जी? हैं क्या हैं? वकील हिफाजत करते हैं इसलिए उनके पास ताले होते हैं। और भाई ये जाके हम लगा देते हैं कोर्टों पे कि ओए जज साहब अपील का हक होगा मेरे पास मौजूद, लेकिन मैं कानूनी काम करन देना।
तो इसके ऊपर क्या आवाम आपकी बड़ी जय करती है? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा आपने किया, आपने एक जज के कोर्ट को जाके ताला लगा दिया। बार एसोसिएशन में हम खड़े भी हो जाते हैं, उसको बॉयकॉट भी कर लेते हैं। बट आप 99% लोगों से जाके वकीलों का आप इंप्रेशन पूछेंगे तो आगे से आपको क्या कहेंगे कि बहुत अच्छा कर दो, तुसी ताले लाई जाओ। आपके ख्याल में मेरे पास ताला नहीं है? आपके ख्याल में मेरे पास ये इब्तिदा के अंदर सारी चीज़ें गिनवाई गई हैं कि एवन क्यूम ए ते अंदर प्यो ए गसी तीजे पुश्ता वगैरह, तो मैं तो करूँगा तो मैं तो बच भी जाऊँगा आराम से, कोई मसला ही नहीं। मैं क्यों नहीं करता? बिकॉज हमारी इज्जत सांझी है। मैं अपील करता हूँ और मैं फिर रिविजन करता हूँ। मुझे कानून के बारे में पता है तो मैं आगे जाके कर लेता हूँ, और आगे जाके कर लेता हूँ, या नहीं होता तो नहीं होता, मैं ठेका किया है। मुझे ये बता दीजिए कोई मुकदमा किसी बंदे का, हाँ हमने अपनी ड्यूटी करनी है, उसके हकूक के लिए हम लड़ रहे हैं, थोड़ी फुप्पी का पुत्र रहेगा कि तुसी जाके वहाँ पे कहते हैं कि नहीं हमने ये क्या उसको कहते हैं, हमने इस जज को काम नहीं करने देना, उसने अपने मुकदमे अपने ज़मीर के मुताबिक डिसाइड कर दिया, बिका होगा। तुम्हारा क्या काम? जाओ कंप्लेंट जमा करा दो। अगर इतनी ज़्यादा तकलीफ है उस जज के अगेंस्ट, let a complaint be filed against him, but why do you need to go ahead and do this कि जी हमने क्या, इसका क्या लॉजिक है जी हम नहीं काम करने देंगे? हमारे एक सेक्रेटरी ने यहाँ से लाहौर बार के सेक्रेटरी ने लगवा, खैर लाहौर बार के काफ़ी अहदेदारों ने लगवाए हुए हैं। उसको तो जिसने लगाया उसको मैंने भी सपोर्ट किया हुआ था। मैंने कहा ए क्या नहीं जी मोहम्मद भाई आपको नहीं पता है वो बड़ी ज़्यादती करता था। मैंने कहा होगा, बट वंस अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये अपने जहन में रखें। कहने को यार कोई लॉयर्स और लायर्स, ये भी किताब है, आवर लॉयर्स ओनली लॉयर्स एंड पेंटर्स कैन टर्न वाइट टू ब्लैक, ये सारी चीज़ें हैं। फिर बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आपको दिल बर्दाश्त होने की नहीं ज़रूरत, ये कायदे आज़म का प्रोफेशन है, मगर इस नहज पे पहुँचाया हमने ही है। सो इसको ठीक करना भी आपने है, बेहतर से बेहतर करना भी आपने है, हकूक भी आपने दिलवाने हैं। अब थोड़ा सा कानून भी हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट कोई बता सकता है कि एक वकील किन किन लोगों से इंटरैक्ट करता है? एक तो दूसरे एडवोकेट्स के साथ, तो सन्मुखी से कैसे बचना है उसका एक चैप्टर है। क्लाइंट के साथ क्या करना है कि उसके लिए बिकना नहीं है, उसके साथ ये नहीं करना। अगला है कोर्ट के साथ, जो जज के साथ क्या है, उसके पास सिर्फ एक मुकदमा नहीं करना और भी करने, बना के कैसे रखनी है। और आखिरी है कि अवाम के साथ आपका क्या रुझान वगैरह होना चाहिए, ये करके। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी पार्टी है? क्लाइंट, वो मैडम कोर्ट कह रही है। जज एथिक्स के लिहाज से भाई सबसे पहला प्रोफेशनल एथिक्स का रूल क्या है? 134। ये कहीं लिखा हुआ है कि जी अपने क्लाइंट के लिए नाचना शुरू कर दो या उसके लिए कर लो। नंबर 1 पे 134 जो आपने सारे लॉ एड पास किए हैं, लेकिन पहले ये आपने शायद नोटिस नहीं किया कि सबसे पहली आपकी ऑब्लिगेशन किसके साथ है? डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। जज बदतमीजी करता है तो आप अपने प्रोफेशन के लिए यू हैव टू स्टैंड फॉर योर डिग्निटी। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, मगर आप उनको कहेंगे जज साहब दिस इज नॉट द राइट थिंग, इस तरीके से बीच में नहीं होगा। ताला आप नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप रेजोल्यूशन जरूर आके दे देंगे। द डिग्निटी ऑफ योर प्रोफेशन इज द फर्स्ट थिंग। इट इज नॉट कि एक मुकदमा ही जिंदगी में करना है, उसके लिए मैंने अपनी जान पे खेल जाना है। आप वो क्यों? आपकी डिग्निटी इस प्रोफेशन से वाबस्ता है। आप सारे मिलके नहीं करेंगे तो फिर कोई भी नहीं करेगा। आप ईमानदारी के साथ नहीं खड़े रहेंगे। डिग्निटी के कई लोग तो डिग्निटी की ये इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जी पीआईसी पता करने के लिए फिर सारों को जिहाद करने के लिए जाना चाहिए। सारे गए थे, ज़्यादातर गए थे, मैंने पता ही नहीं लगा यार, मैं मुकदमा कर रहा सी उस वक्त, लेकिन मैं भी शिक्षा छुपता ही फिरता। हमारा एक बड़ा पढ़ाकू बंदा बीच में चला गया था वहाँ पे, बाद में ओहदेदार भी हुआ,
उसके सर में डंडा पड़ा और वो जाके वहाँ पे हस्पताल के अंदर ही ले जाना पड़ा। और जेड़ा हस्पताल फतह करने वास्ते गए सी उधर ही जाके फिर दाखिला ही होएगा ना जी, राइट। चीज़ें वगैरह ये देखो समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ। मेरा मकसद इस प्रोफेशन को ब्रिंग डाउन करना नहीं है, इसको टेकअप करने की है मकसद। आप सारे दोस्तों के साथ बात ये कर रहा हूँ कि जब तक अपनी बुराइयाँ और कोताहियाँ नहीं बताओगे तो वो फिर आप यहाँ पे इसी कमरे के अंदर बैठ के बाथरूम के अंदर कहोगे कि यार फलां है, गंदा बंदा है, आला आला बस करके। नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग इट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग इट। तो ये नहीं समझ आई कि सारी की सारी बार एसोसिएशन चली कैसे गई थी ऐसी पता करने के लिए। एक बंदे में भी जरूरत नहीं थी खड़े होके कहें कि जी आप किस चीज़ के लिए ये वहाँ पे जा रहे हैं, आप उसके ऊपर मुकदमा करें। वो उन्होंने जो उसके जानने वाले थे, वो किसी ओहदेदार का भी शायद जानने वाला था, उन्होंने चूड़ियाँ दिखाई सदर साहब भी, पहले नाना नाना करते हुए उनको चूड़ियाँ दिखाई, सदर साहब भी चल पड़े और सारे वहाँ पे जाके, और फिर आउट ऑफ कंट्रोल तो होना ही था। और शायद 2 बंदे भी बीच में वहाँ पे फौत हो गए थे। खैर, अब नुक्ता बाय नुक्ता थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और इसके बारे में ये क्या हो रहा है, कोई बता सकता है ये क्या हो रहा है? हाँ, वकील आपस में लड़ रहे हैं। ये बुगटी वाला केस था, कोई बता सकता है इसमें वकील कौन है जो लड़ रहा है? काफी मशहूर है। हसन न्याजी कौन है? कहाँ पे आजकल, किस मामले में? ये उससे पहले ये मामला हुआ था जिसके अंदर एक मुकदमे के अंदर दूसरे वकील के साथ लड़ना शुरू हो गया। मेरा भाई है, मैंने उसको 10 दफ़ा बीच में कहा यार खुदा दा खौफ कर। वकील दुनिया का सबसे ठंडा आदमी होना चाहिए। फिर 10 दफ़ा कह रहा हूं कि लावा खोल रहा है, कत्लो गारत हो रही है, उसके अंदर मुस्कुराते हुए ठंडे अंदाज के अंदर आपने अपना दामन बचा के अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। इसके अंदर दूसरे के साथ लड़ने का, दूसरे वकील के साथ क्या लड़ने का, तो क्या ये बुगटी वाला केस था, कोई बीबी के कोई इनहेरिटेंस वगैरह का मामला था, फिर बार काउंसिल में मामला आते हैं, हम आपका वहां पे रफा दफा करते हैं। मगर अगर आप इस लाइन के ऊपर चल पड़ते हैं, बड़ी पावर है, बड़ी पावर है, तो फिर आपके सामने मैं कह रहा हूँ किसी ना किसी स्टेज के ऊपर आप फिसल जाते हैं और फिर किसी बड़े बंदे के साथ आपका हो जाता है टाकरा और फिर आपके साथ बहुत बुरा होता है। वहां पे भी हम आपकी बचत के लिए आपकी बात वगैरह करते हैं। मेरा मकसद उसको पुट डाउन करना नहीं, उसको याद दिलाना आपको है कि वो भी एक बंदा था यहाँ पे जो अभी भी है और उसे प्रॉपर्ली लोगों को मिलने भी नहीं देते। मैं अभी उसका जिक्र कर रहा हूँ, मेरी बरादरी है, मैं उससे अगर डिसएग्री भी करता हूँ, उसकी हम बात फिर भी कर रहे हैं। भूल नहीं जाते, मिट नहीं जाते ये बंदे सारे के सारे, जिनको लोग कोशिश करते हैं मिटाने की, और बहुत पावरफुल चीज़ें बंदे पाकिस्तान के अंदर कोशिश करते हैं मिटाने की। बट अंडरस्टैंड दिस, आपे से बाहर नहीं होना कि मैनू लाइसेंस मिल गया हूँ तो मैं हर बंदे नू रोन डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं करके अपने आप को प्लीज 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 बार बार कह रहा हूँ, ठंडे से ठंडा बंदा आपने होना है। माना सबसे इंपॉर्टेंट स्किल एक बंदे का ये है कि अपने आप सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर रखना आपका बहुत जरूरी है। आपे से अगर आप बाहर नहीं हुए तो आपकी रेपुटेशन डैमेज नहीं हुई। आपके ख्याल में ये वाला बंदा, ये जो सारे मामलात वगैरह हुए थे, इसकी वकालत बड़ी ज़बरदस्त चमकी होगी इसके बाद। अगर आपने जज के साथ ये करना शुरू कर दिया तो आप वहाँ पे भी यूनियन बाजी है। आपके ख्याल में आपको अगले मुकदमे में स्टे मिल जाएगा या आपके पास कोई बंदूक है कि आप सिविल जज से करवा देंगे? आपके ख्याल में उन्होंने आपको आपकी तबीयत नहीं साफ करेंगे? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 780 के मुकदमे आपसे लैदा होंगे। सो पहला ये एवरी एडवोकेट टू एट ऑल, पहला रूल all times dignity and high standing as well as own dignity and high standing as a member thereof। आपकी जाती है ना का नहीं लिखा हुआ, आपका अगर कोई जाती मामला है ना वो आपका जाती मामला, मगर बतौर वकील जो आप काम कर रहे हैं
उसके अंदर कोई आड़े आएगा या कोई चीज़ वगैरह होगी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बार आपके लिए आपके साथ स्टैंड करे। एक ये डिग्निटी, इक्वालिटी ऑफ बीइंग, हाई स्टैंडिंग, ये क्योंकि ये प्रोफेशन हमारा है, इसे हमने बिगाड़ा है और संवारा है। ये भी वकला गर्दी का भी होता है, तालाबंदी का लफ्ज़ भी मौजूद है। दोस्त आके बार बार ये कहते हैं, आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपने वकला बंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। प्रॉब्लम एक्चुअली वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है वकला गर्दी कि एक्चुअल वकला गर्दी नहीं होती। उसको रोको, जिसने किया है उसकी तबीयत साफ करो कि वो करता रहेगा। तुम तो इतने शरीफ हो यार, सारे के सारे तुम्हारे से हुआ नहीं जाएगा, वो आगे निकल जाएगा शायद। अब तो रीत ये पड़ गई हुई है कि इनको, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि सोचना पड़ेगा कि मैं इन्होंने वायलेट करना है कि नहीं। इनको वायलेट करने वालों की, कई बंदों की रीत ये पड़ गई हुई है कि वो बड़े फल फूल के कह रहे थे, वो औंधे कोल जाओ बदतमीजी करता है, मगर किसी ना किसी स्टेज के ऊपर कहाँ तक कर लेगा, कहाँ तक ओहदे की उसको बैकिंग वगैरह मिली रही। दूसरे एडवोकेट से इश्तिहार नहीं देना। इश्तिहार क्यों नहीं देना यार, देना चाहिए। वह कि आपको इश्तिहार देने से मना कर दिया गया, वो है ना, वो टिकटॉक के ऊपर आता है वगैरह बीच में सारे के सारे। आपने काफ़ी नौयत के टिकटॉक्स देखे होंगे। वाई शुड यू नॉट एडवर्टाइज? आपकी रोजी रोटी का मामला, क्यों प्रोफेशन आपको क्यों रोकता है? दसो क्यों सिर ते कर रहे हो, वाई नॉट? नहीं, मैं फिर ये पूछ रहा हूँ कि खूबसूरत सा एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? देखो ना, अमरीका दे विच होंदा है, देखो मिलियंस रिकवर्ड फॉर आवर क्लाइंट्स फोन नंबर, ये भी लगा हुआ है, गोरी बीबी लगाई हुई है, लेकिन बेस्ट लॉयर इन लाहौर पाकिस्तान, रक्षे के पीछे भी लगा होता है। बड़ा आजकल चल रहा है वो, इसके लिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई वगैरह की, टिकटॉक पे भी आ जाता है। मैडम्स भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, मुख्तलिफ, कोई बॉडीगार्ड के साथ आ रहा होता है। आपको अगर आपका किसी ने कब्जा करा दिया है तो आप मेरे पास आइए और मैं आपका 1 हफ्ते के अंदर कब्जा दे दूंगा। पीछे बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं। हाँ, तो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। अच्छी बात है, कर लो कर लो। क्यों नहीं करना चाहिए एडवर्टाइज यार? वकीलों, अपना दिमाग इस्तेमाल करो थोड़ा सा। मैंने दसो, कोई मुझे भी नाक चने चुबाओ। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे अगर आपको आपस में दोस्तों के अंदर खड़े होके बोलने की हिम्मत नहीं है तो जज के सामने की करोगे? यहाँ पे अगर बोंगी नहीं मारोगे तो जज के सामने नहीं बोंगी मारोगे, और वहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा। बीबीसी को इस लेवल पे लो। बीबीसी में जो बोंगियाँ मारनी है ट्रेनिंग के अंदर मारो, ताकि बाद में जाके जो दिमाग में आता, जुबान की गिरा नहीं खोलोगे और घूघू बन के मुझे देखते रहोगे थ्रू आउट द लेक्चर, तो फिर ठीक है। या अगर मेरे से बड़ा अच्छा कोई सवाल कर लिया ये इस टाइम के ऊपर, तो जब मेरे लिए इंटर्नशिप के लिए मेरे पास आओगे ये एसोसिएट, मैं कहूँगा ये ऐसे होइएगा जिसका बाकी को तो मैं एक बंदे को याद भी नहीं रखूँगा यहाँ से। दिस इज योर, ये एडवर्टाइजमेंट होती है इस प्रोफेशन में। मुकदमा जीतता हूँ तो मैं लगाता हूँ। मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो मैं लिखता हूँ अपेयरिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट, ताकि लोगों के जहन में आए कि फेसबुक के ऊपर कि वो मोहम्मद सुप्रीम कोर्ट का वकील है, कर रहा है। अदरवाइज मैं अपनी बीवी वास्ते चेक इन कर रहे हैं मैं उधर रहेगा। समझें कि एडवर्टाइजमेंट की अगर इजाज़त नहीं है, लेकिन आप अपनी कॉम्पिटेंस एडवर्टाइज कर सकते हैं कि मैंने ये मुकदमा जीता, मैंने ये लीगल प्रोपोजिशन के ऊपर ये काम कर रहा हूँ, मेरा ये ख्याल है। आप इश्तिहार तो नहीं लगा रहे होते इस तरीके से सारे का सारा। आखिरी दफा कोई बंदा बता सकता है क्यों ना एडवर्टाइज किया जाए? कल खुला खाता दे देते हैं, सारे एडवर्टाइज करो। तो तुम्हारे ख्याल में तुम लोग मेरे साथ मुकाबला कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट में? मेरे पास, मैं तो पूरा पेज लाऊंगा। मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो सारी की सारी चीज़ें हैं, मैं रेट भी तुम्हें अंडरकट करूंगा। 15 मैंने अपने साथ एसोसिएट रखे होंगे सस्ते के अंदर, इनको पैसे वगैरह भी नहीं दे रहा हूँगा। और तुम्हारी रोजी रोटी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का क्या असर पड़ेगा? हर दफा इश्तिहार देते रहोगे। समझने की ये ज़रूरत है कि हाँ, ये लगता है इब्तिदा में यंगस्टर्स आके मुझे कहते हैं जी हमारे पास हक होना चाहिए एडवर्टाइज करने का। मैंने कहा अली देख रहा होगा इस वक्त।
अगर तेरे ख्याल में तू मेरे साथ मुकाबला कर सकेगा, मैं तो पूरे पेज का दूंगा। और मैं वैसे हूँ भी काफ़ी खूबसूरत, मैं वहाँ पर अपनी तस्वीर के अंदर इस तरह करके ना यूँ करके मैंने वाह 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 वाह, तो इस तरीके से बाल भी मैंने चिट्टे कर लिए हुए थोड़े बहुत करके। तो आपके ख्याल में मैं जीतूंगा? जिस 3 पुश्त का जो ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मेंबर बार काउंसिल, उसको कहते हैं सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बैरिस्टर, ये डिग्री वो डिग्री एंड डिग्री, तो इश्तिहार मुझे करना चाहिए कि नहीं? फिर आपका क्या होगा? आप मुकाबला कर लेंगे हर बंदा, फिर अखबार के अंदर मेरे ख्याल में ये सारे का सारा वकीलों के इश्तिहार होंगे, महंगे हो जाएंगे, आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, मैं कर लूँगा। लॉजिक इसका ये है। तो जब मुझे कोई यंगस्टर आके कहता है ना कि यार ये एडवर्टीजमेंट का हक होना चाहिए, नहीं। पीछे डिग्निटी वाली भी बीच में बात आई है, वो यार वो टिकटॉक वाला क्या सीन है यार? देखिए वीडियोस वगैरह सारे के सारे यहाँ पे मैंने कोई डाले हुए हैं कि नहीं शायद टिकटॉक वाले। वो एक था डिग्निटी सांझी होती ना, एक वकील साहब ने यहाँ पे ही ना, एक मैडम थी उनका अभी तक लाइसेंस नहीं हुआ था, उन्होंने ना मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह अपलोड किया करती थी, एक फाइल उठा के इधर जा रही है उधर जा रही है। टिकटॉक होता है कि इंस्टा था, टिकटॉक था मेरा खाना। टिकटॉक पे ना एक और वकील साहब को शौक आया, उन्होंने उनके साथ एक्चुअली, अब मैडम ये करती थी कि म्यूज़िक चल रहा है और वो अटकाती हुई यहाँ पे ऊपर जा रही हैं, फाइल पकड़ी हुई। और कई उनका ये वकील था, एक वीडियो ये था कि ऑफिस से बाहर निकली, उन्होंने अपने बाल यूँ करके किए, ये वीडियो था उनकी कॉम्पिटेंस, वो बीच में हमें डेफिनेटली दिखा रही थी। उसके ऊपर फिर एक और हमारे भाई को शय आई, उन्होंने ना टिकटॉक के ऊपर उसके साथ डुएट किया, दोनों ना यूनिफॉर्म के अंदर थे पूरे, ऊपर ना यहाँ के ऊपर ना डुएट के अंदर गाने गाते हुए ना, एक डायलॉग उनका, एक डायलॉग इनको, ये यहाँ पे ऊपर पूरा हुआ एडवर्टीजमेंट हो रही थी। मैंने गलती से बीच में फेसबुक के ऊपर लिख दिया कि यार ये क्या है यार, ये इनको देखना चाहिए कि ये शायद मिसकॉन्डक्ट के ज़ुमरे में आए। मैंने सिर्फ लिखा कि मेरा ख्याल ये, तो खलबली मच गई। तो कई बंदे जो बीच में थे मैडम के सपोर्टर, जो उनको जिनके वीडियोस पसंद थे, वो एंज नहीं वेंज नहीं, ये गलत है, ये अहमद साहब ये। और एक बंदे ने आकर कहा कि मैडम आपसे मिलना चाहेंगे। कि जी मैंने क्या, मैंने तो अपना ओपिनियन दिया, मैडम से मिलना चाहेंगे, मैंने कोई नहीं मिलना। नहीं आप महमूद भाई आपने प्लीज़, आ गई मैडम। 1 घंटा मैं उनके सामने जैसे अपना सारी आपके पास तुपाई कर रहा हूँ, उनके पास मैंने किया, मैडम ये नहीं करना चाहिए, डिग्निटी का प्रोफेशन है। नहीं सर आपको पता नहीं, इससे बड़े क्लाइंट्स आते हैं। मैंने कहा जी आपके पास तो अभी लाइसेंस नहीं, वो मेरे लाइसेंस ही नहीं है, अब नहीं, वो मेरे सर करते हैं मुकदमे वगैरह, इनसे बड़े क्लाइंट्स आते हैं वगैरह, यूँ करने से। चलो यूँ करने से आप बीच में क्लाइंट वगैरह कर लें। 1 घंटा मैंने उसके साथ सर तुपाई की। जब मैं वहाँ से जबकि उठ के जाने लगी तो मुझे कहती हैं सर आप माइंड ना करें तो मैं आपके साथ सेल्फी एक उतार सकती हूँ। मैं क्या कि जी यार खुदा का खौफ करो तो फिर वो वैसे अच्छा तरीका होता है, कई दफ़ा आप सेल्फी वगैरह उतार के ना, अगर आप बड़े वकील के साथ, आप भी काफ़ी आप लोग बड़े शौक के साथ करते होंगे कि जी बड़े वकील के साथ मैं भी जाऊँगा तो आप कहेंगे कि सर हम आपके साथ उतार सकते हैं। बट वो जब आप लगाएंगे तो सारे क्लाइंट मेरे पास आ जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। कहेंगे सर अहमद की उनका नंबर तो ज़रा दे देना। थोड़ा तो ओवर प्ले वगैरह कर रहा हूँ, बट मैं समझाने की आपको कोशिश ये कर रहा हूँ, ये डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। करने के लिए मैंने आपको इब्तिदा में भी कहा था कि नाच के भी पैसे मिल जाते हैं, मंदिर को भी मिल जाते हैं डुगडुगी के ऊपर नाचने से। क्लाइंट कहता है इस तरह करोगे तो ये करें सर, उसकी बखी उधेड़ दो, वो फिर आपको बाहर पकड़ के बंदा पीटेगा, आप नहीं हैं इस चीज़ के लिए। सो हाँ, मैडम ने फिर वो वीडियोस बुक कर दी, उनके बाद फिर और मैडम्स आ गई, और भी लड़के भी और आ गए कि डांस भी करते हैं और भी करते हैं। डांस करने पे क्लाइंट के केस मिल जाता है। कई बंदे ऐसे करते हैं, ये तस्वीर ये लगाते हैं कि बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन की सीट के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे तस्वीर उतरवाते हैं। तो कुछ सीट वो उनकी अपनी है, बैठ सकते हैं वहाँ पे, या यूँ करके सारे का सारा करके। अभी भी यहाँ पे आपने आई एम श्योर कई बंदों ने तस्वीरें उतार के अपलोड किए होंगे कि बीवीसी हो रहा है। डिग्निटी भाई, हाँ आप कुछ क्या पूछ रहे थे यार? हाँ सर, जो बार काउंसिल है वो टिकटॉक वगैरह वाले के खिलाफ रिएक्शन के लिए किया हुआ है, और कई बंदों के लाइसेंसेस भी सस्पेंड हुए हैं। बट टिकटॉक वाले इतने पावरफुल हैं कि वो हमारे जी सर
कि वो हमारे कई ओहदेदारों के एक्चुअली मेन सपोर्टर होते हैं, और बात ये है कि वो थे जो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस वाले हैं, करते हैं बार काउंसिल्स की बहुत कोताही है भी, बट कई जगह पे उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। एक वो जो बॉडीगार्ड वाले साहब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, वो तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नारे मारते हैं और फंक्शंस करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और फिर आप जब उन्हीं बंदों को जाके उनके सपोर्ट याफ्ता को ओहदेदार बना लेते हैं तो वो उन्हीं को प्रोटेक्ट करेंगे ना, आपके हकूक़ पर रोल देंगे। जी मैंने आपको एडवर्टाइज, मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि एडवर्टाइज क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने उनको ये बताया है कि रूल इसलिए बना है कि आप मेरे से कम्पीट नहीं कर सकते, फिर एडवर्टीजमेंट बड़े वकीलों के ही अखबारों में भरे होंगे और आपको कोई पूछेगा भी नहीं। बात ये है कि इस प्रोफेशन का मॉडल ये है कि आपके आसपास और आपके नाम से आपके क्लाइंट आएंगे। अगर हर जगह के ऊपर आप ये सेल्फी लगानी शुरू कर दी, अहमद क्यूम को जानते हैं तो ये अहमद क्यूम को कहेंगे पुत्र अंदर नंबर दे दे। मैं यहाँ पे आपके ख्याल में शौक से एक लेक्चर वगैरह ये सारे का सारा दे रहा हूँ, और आपके ख्याल में हज़ारों मैंने वीडियोस बना के अपलोड किए हुए, अपनी मशहूरी के लिए भी कर रहा हूँ ना यार। एडवर्टाइज तो नहीं मैं कर रहा कि मेरे को आओ, लेकिन जब मैं एक पार्टीशन के दावे के ऊपर पूरा कानून से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कहते हुए ये सब तो अच्छा वकील है, इनके कोल जाओ। मुझे ये जो सारे वीडियोज़ और आपको ट्रेनिंग वगैरह करने का फ़ायदा ये होता है कि इनकी मैं लोगों की नज़र में और उनके अंदर ये भी रहता हूँ। अदरवाइज मैं अपनी वकालत भी कर सकता हूँ, कई लोगों ने अपना ब्रांड बनाया हुआ, मैं अपनी कॉम्पिटेंस हर दफ़ा दिखाता हूँ, पर ये ईमानदारी वाले का कोई आम बंदा नहीं बीच में देख रहा होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर और चीज़ों वगैरह पर मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ, दैट इज़ हाउ यू डू, दैट इज़ हाउ यू गो एड एंड अपना आर्टिकल्स लिखो कानूनी नुक्तों पे, ये वाला नुक्ता आया है और उस नुक्ते पे लिखो जिसके ऊपर एक जजमेंट अभी आई है, उससे ताल्लुक रखने वाले 15 और बंदे भी होंगे, वो कहेंगे वो हाँ यार मेरा भी यही मसला है कि रेंट कानून दे विच मैनू रिजेक्ट किया जा रहा है, तो इस लड़के ने ये लिखा हुआ है तो इसके पास जाना चाहिए। मशहूरी तो हो गई ना, अखबार में अगर किसी ने बीच में पढ़ लिया, या अगर फेसबुक पे आपने ये लगा लिया। कानून के बारे में मेरे एसोसिएट्स भी हैं, वीडियो बनाते हैं, बनाओ। आपके ख्याल में मेरा इसको कहते हैं मुनीब जो एसोसिएट है, वो अपना वीडियो बनाता है खुला के बारे में कि उसके ऊपर या एक बंदा बनाता है ये नई जजमेंट आ गई है, वो किस लिए एवं ही आगाही दे रहा है, उसके पास खुला वाले आएंगे। अंडरस्टैंड दिस कि वकील हमेशा अपना रास्ता निकाल लेता है कानून तोड़े बगैर भी। वी आर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन दिस कंट्री। एक लेवल पे हमें तोड़ने के लिए एक्चुअली गवर्नमेंटें और एजेंसियां और ये वो कोशिश वगैरह करते रहते हैं, इंज कर दो बेंच कर दो। बरादरी आपकी जो स्ट्रेंथ है वही आपकी स्ट्रेंथ है। दैट इज वाई प्लीज आपका ये जो आपकी जितनी मर्जी बीच में बनती ना बनती हो दूसरे बंदों के साथ एक दूसरे के गले पड़ने की नहीं जरूरत। कौन सा सवाल कोई करना चाह रहा? अभी और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कोई सवाल है तो यार खुल के पूछो। क्या मतलब? आपको गोली मारने से कोई कौन कैसे बचा सकता है? आप अपने कॉन्डक्ट से बचोगे ना यार। रूल्ड एंड देखो, आई अंडरस्टैंड। कोयटा के अंदर भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने भी गोली 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसके ऊपर अटेम्प्ट हो चुका है, 1 दफ़ा कान के अंदर भी जाके लगी है। सेफ्टी क्या, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये रूल्स आपकी सेफ्टी के लिए। आपको क्या पर्सनल बॉडीगार्ड दे दिए जाएं जो आपके साथ शहीद हो? ये माइक दो ना। अच्छा सवाल है, माइक दो। क्या चाहते हो यार? देखो उसके अंदर एंट्री के लिए होना चाहिए मसला, ठीक है? एंट्री के अंदर सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप ही फिर जाके ना चपेड़ मारेंगे उसको, वो जो आपको टटोल रहा होगा चेक करने के लिए, या जाली डिग्री वाले, या वो जो बंदा आएगा वो काला कोट पहन के आ जाएगा। आप अपना लाइसेंस, वो उसकी कैसे जुर्रत के वो आपसे मांगे कि आप ये करें वगैरह। ये होता रहता है। बात ये है कि लावा फिर खोल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वकील को गोली, मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हुआ कि वकील को गोली नहीं लगनी चाहिए। पार्टियां तो आपस में यहाँ पे नहीं मारेंगे तो गेट पे मार देती। वे एक जगह जहाँ पे दोनों इकट्ठी हो रही होती है तो उन्होंने कर देना है। हाँ, सिक्योरिटी होनी चाहिए, हाँ सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि लोग बंदे हिम्मत वगैरह ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप बच्चों वाली चीज़ के अंदर नहीं आ रहे। कैसे करना है आप मुझे सजेस्ट कर दें तो वो हम बीच में कर लेते हैं। मेरे ख्याल में नहीं ये रुक सकती, बिकॉज
सिक्योरिटी के लिए करते हैं, 2 हफ्ते के लिए सिक्योरिटी टाइट होती है, अगले दिन कोई बंदा आके बीच में तू मैं करता है, या वो वैसे ठंडे हो जाते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस के ऊपर स्कैनर्स लगे हुए हैं, चलते नहीं, बिजली वैसे नहीं आ रही, बंदा वो बाबा वही है, वो दे दो ए वकील साहब है कि इनू हाथ नहीं लाना। अदरवाइज तो ये होना चाहिए कि वकील साहब क्या गन नहीं अपनी ला सकते अपने क्लाइंट के लिए, दूसरी पार्टी को मारने के लिए। माफिया के आप वकील हैं, आप अपनी जेब के अंदर डालें, अंदर जाकर उसको दे दें उस टॉयलेट के अंदर कि ए जा यार तू जड़ा करना है, स्मगल करने में उसमें क्या मसला। सो आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट मेरे नज़दीक रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने अपने आप को बचाना है, ड्यूटी अपनी करनी है। डोंट बिकम अ स्मगलर ऑफ गन्स फॉर द इसके लिए कि जी हम ये करते हैं, देख के आप करें उसके मुताबिक। अगर नहीं होता आपके पास आगे जाके ये भी हक है कि आप किसी को ना भी कर सकते हैं। इंग्लैंड के अंदर देयर इज अ कैब रैंक रूल, अगर आप बैरिस्टर हैं यू हैव टू डू द केस ऑफ एनी पर्सन हु सेज कि मेरा करो, जितना मर्जी ना पसंदीदा हो। पाकिस्तान के अंदर आपके पास ये छूट है कि नहीं करना तो ना करो, अगर आपके लिए आप डरू हैं तो ना करो यार, होना चाहिए वगैरह, ना करो। अगर आपके ख्याल में पैसे काफ़ी मिल रहे हैं फिर भी रिस्क कर जान हथेली पे करनी है तो आपकी मर्जी। और कोई सवाल सर? हमारा कितना टाइम रहता है सर? हाँ, मैं इतनी आसानी से नहीं जाने लगे। मैं तो 2-3 घंटे और पर गुफ्तगू, आगे मेरे पास बड़ी अच्छी अच्छी स्लाइड्स हैं कि वकील ये कर रहा है और वकील वो कर रहा है, एंज कर रहा है और वेंज कर रहा है। नेक्स्ट लेक्चर वैसे मैं आपको एक देने के लिए आऊँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज़ाती तौर के ऊपर। इस पे वीडियोस वगैरह भी ऑलरेडी बना के मैंने रखे हुए हैं कि आपने अपने वकालत के पहले 5 साल कैसे प्लान करने, किस नौयत का चैम्बर ज्वाइन करना है, बार काउंसिल की अगर आप वहाँ पे जाएँ ना यार, देख एक चीज़ मैं आपको, आई थिंक ये वाला लेक्चर तो ख़त्म करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है आपकी अगले लेक्चर में मैं दूसरे ग्रुप को करता हूँ, या आपको चंद चीज़ें आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज आप जो एसोसिएट्स हैं आपकी बेशुमार की हालत कुछ इस तरीके से है कि एक कमरे के अंदर अगर कोई एक चिड़िया बंद हो जाए ना तो वो शीशे को ही समझती है जो खिड़की है, मैं इसके अंदर से बीच में से शीशे के अंदर से टकरे मार मार के अपना सर फोड़ लेती है, और उससे जो रास्ता बाहर निकलने का या यहाँ पे ही बीच में परवान चढ़ने का होता है वो आप प्रॉपर्ली करते नहीं। इस प्रोफेशन को आप जब तक प्रॉपर्ली प्लान करके नहीं करोगे ना, इसमें मैं आपको कह रहा हूँ चांसेस ऑफ सक्सेस 5 से 10% हैं। भूख का कोई जवाब नहीं है। स्टूपिड चीज़ें करके गलत लाइन के ऊपर लग जाने के का कसूरवार आप ही होंगे, आपके वालिदैन भी आपकी मदद नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस प्रोफेशन के अंदर आपने आपका वक्त और आपने बड़े सेल्फिशली ये करना है कि मुझे काम कहाँ से मिल सकता है लाइसेंस हासिल करने के बाद, और आपने वो काम सीखना है जिस नौयत का काम आपको मिल सकता है इब्तिदा में। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायर्ड जज के साथ जाके नथी होकर सुप्रीम कोर्ट के केसेस या आप किसी के सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ कर रहे हो तो आपसे बड़ा वो पागल कोई है नहीं बंदा, क्योंकि आपने उसको कहते हैं आप वो काम सीख रहे हैं जो कि अगले 10 साल तक आपको नहीं मिलना। आपको तो वो है, और वो आपको अगर आप ऑनलाइन जाके मेरे लेक्चर्स वगैरह भी चेक करो, बहुत मौजूद है, हर चीज़ के ऊपर आपको मिल जाएंगे मेरे, कौन सी किताब इस्तेमाल करनी है, किधरों की लफ्ज़ है, दावे मेन कैसे करते हैं, कैसे प्लान करना है। एक चेकलिस्ट आपको वहाँ पे मिलेगी जिसके अंदर लिखा हुआ है वो 15 नौयत के मुकदमे जो आपने पहले 6 महीने में सीखने हैं, क्योंकि वो उस तरीके के केसेस हैं जो आपको शुरू में मिल सकते हैं। अरबों रुपए की आर्बिट्रेशन तो नहीं लबन लगी ना मेरे साथ आके नथी होकर सिविल कोर्ट अगर जाओगे, मगर उसमें लिखा हुआ है कि इनहेरिटेंस का, खुला का, कस्टडी के मामला, छोटी मोटी बेलें, शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये 6 महीने में नहीं सीखे ना यही काम मिल सकता है। नहीं अगर करने आएंगे तो उसी वे ले आओ, किसी ने पैसे नहीं देने। ये जो 6 महीने हैं बार वोकेशनल कोर्स के अंदर ये चीज़ें, मैं लेट मी प्लीज फिनिश, एक मैं आपको मौका दूंगा, ये काम सीखने बहुत ज़रूरी है। आप ऑनलाइन जाके मेरे वीडियोस वगैरह भी चेक करें, मोहम्मद अहमद कयूम यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर दोनों फॉलो करें, वहाँ पे ख़ास तौर पे लेक्चर देखें हाउ टू प्लान फर्स्ट 5 years ऑफ योर करियर।
वहाँ पे मैंने एक एक्चुअल फॉर्म बना के दिया हुआ है जिसके अंदर आप खुद बैठ के अभी अपने अलहदा बैठ के करें कि क्या मुझे बोलना आता है उर्दू अंग्रेज़ी में, लिखना आता है उर्दू अंग्रेज़ी में, अब कानून मुझे समझ आता है, कानून ढूंढना आता है, जज के सामने मेरा कॉन्फिडेंस और क्लाइंट्स हासिल करने आते नहीं, मेरे पास कुल नंबर 10 में से मैं अपने आप को कितनी देती हूँ। अब मैं इसको बेहतर कैसे कर सकती हूँ? अपना दिमाग इस्तेमाल करो। अगर मैं इस चीज़ में नहीं अच्छी और उर्दू भी आती है कि अंग्रेज़ी भी आती है कि नहीं, आपको समझ आएगी कि क्या चीज़ें आपने अगले 3 महीने में सीखनी है। आपने किस नौयत के चेंबर या उस्ताद के पास जाना है जहाँ पे ये काम आपको सिखा रहे हैं कि नहीं, बिकॉज ये नौयत का काम रेंट का आपको आ सकता है, तो अगर रेंट का वहाँ पे काम ही नहीं है या सिविल का काम ही नहीं है, हाई कोर्ट की रिटें, तो यू डोंट नीड टू बी विद इन माई चेंबर। अब ये चीज़ें सारी की सारी सीखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आप तमाम दोस्तों को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आप चेक करेंगे, वहाँ पे 15 मुकदमों की चेकलिस्ट भी है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप ये एग्जामिन करेंगे किस उम्र में आपने शादी करनी है, बच्चे कब आने, क्या वालिद साहब बीमार हैं, आपके पास क्या एडवांटेजेस हैं, क्या आपने लाहौर में वकालत करनी है कि जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे वकालत करनी है। कोई मुझे बता सकता है कि आप में से फौजदारी कितना करना, कितने कौन से करने, कितने करना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। और आप में से सिविल कितना करना चाहते हैं? आपके ये जिन्होंने हाथ खड़े किए, जिन्होंने नहीं हाथ खड़े किए वही इंटेलिजेंट है, बाकी तो बिल्कुल गदानुमा चीज़ें हैं आपने जो की। और भाई मैनू यह दस दो, मार्केट के अंदर 50% काम, आप 50% बंदों से आपको पैसे लेने पसंद नहीं है। आप कहते हैं वही नहीं जी, फौजदारी के मोहल्ले में बेल हो रही थी, मैंने फौजदारी नहीं करना वगैरह, मैं फौजदारी नहीं करता, तो अल्लाह मियाँ ने आपको जो एक क्लाइंट भेजा था, आपने कहा कि मैंने ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप कहते हैं, मैंने कहा इस प्रोफेशन में 5% चांसेस ऑफ सक्सेस हैं, क्लाइंट्स के अंदर से आपने 50% तो मुझे चाहिए ही नहीं। आप वो भी बादशाह हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि वो यार नहीं, मैं तो सिर्फ कॉपरेट करनी है, अंग्रेजी आंधी नहीं, बैकग्राउंड है नहीं, मार्केट के अंदर कॉर्पोरेट क्लाइंट है भी 1%, 1%, तो 99% बंदे से काम नहीं लेना। तो फिर कहते हो कि यार मेरी वकालत नहीं चली, यहाँ पे फला बिकू है, ये बिकाऊ है, ये वगैरह। ये चीज़ें 5 साल के बाद आप करेंगे। जिस नौयत का क्लाइंट आपके पास आएगा उस नौयत का आपको काम मिलेगा। 2 चीज़ें आपको मैं बता के आप यहाँ थोड़ी सी शो मारूंगा आपके सामने। मौसीकी का मुझे बहुत वैश का शौक था जवानी के अंदर, अभी भी वैसे जवान हूँ। आई वॉज बहुत शौक वगैरह था, तो म्यूजिशियंस वगैरह मेरे काफ़ी दोस्त हैं। खुद बजा नहीं सकता था, बेसुरी आवाज़ है, लड़की नुमा कौवे नुमा आवाज़ है मेरी, तो मैंने अब उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया। 15-20 साल में न्यूज़ अखबार के अंदर म्यूज़िक क्रिटिक के तौर पे लिखता रहा, अपना शौक़ भी पूरा करता रहा, लिखने की एबिलिटी भी इम्प्रूव होती रही, नाम भी होता रहा। और इन लड़कों के साथ, उनको पता था मैं वकील हूँ, फवाद खान, अली नूर, ये नूरी बैंड्स वगैरह हैं सारे, उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यार ये हमारा मुआहदा आया है, ये ज़रा देख लो। पहला काम मैंने मुफ्त में किया फवाद खान का, दूसरा भी मुफ्त में किया, अग्रीमेंट करके देता रहा। फिर जब उसकी भी कमाई होनी शुरू की तो मुझे पैसे मिलने शुरू हो गए। फवाद खान ने फ़लाँ फ़िल्म की तो फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने देखने शुरू कर लिए और उसके लिए थोड़ा बहुत चार्ज कर रहा था, तो उसके भी मुझे मिलने शुरू हो गए। वो इंडिया गया तो अनिल कपूर वगैरह के साथ भी हमने बैठ के बीच में नेगोशिएट किया, अपना चस्का भी पूरा किया खूबसूरत फिल्म के लिए और सारे का सारा। वो वापस आया, आई स्टार्टेड चार्जिंग हिम। फवाद के थ्रू आई मेट बिलाल लाशारी, जिसने एक्चुअली लेजेंड ऑफ मौला जट बनाई है। लेजेंड ऑफ मौला जट के सारे मुकदमे मैंने किए, उसके साथ मेरी मुलाकात हुई। हमारा हिकमत जो बिलाल लाशारी के बीच में पार्टनर हैं, उनके प्रॉपर्टी के चंद डिस्प्यूट्स थे, वो भी उन्होंने मुझे दे दी। और उसके साथ उनकी जो लेजेंड ऑफ मौला जट है, उसकी बाद अगली जो फिल्म बन रही है वो भी मेरे पास आ गई। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। अपने आप को अगर आप प्रोफेशनल वकील दिखाओगे, यूट्यूब पे अपने आप को और फेसबुक पे दिखाओगे, घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस ही रखा हुआ पंजाबी मुंडा 55 तो @hotmail.com, तो आपने अपने CV पे भी लिखा हुआ है, तो यू मीन टू टेल मी अ कॉर्पोरेट कंपनी इज गोइंग टू से कि पंजाबी मुंडा 45 को बीच में पकड़ के लाख रुपए दे दें, उनसे बीच में ये ड्राफ्ट करवाएं? आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली।
वो बड़े बड़े वैसे पंजाबी मुंडा चल जाता है। जब मैं अपना मेंबर बार काउंसिल का जब इलेक्शन पहला वाला लड़ रहा था तो मैं उधर गया तो मुझे उन्होंने कहा सर आपको फ़लाँ लड़के से मिलना ज़रूरी है। लेकिन जिनकी क्या बात है, उसकी बड़े फॉलोअर्स हैं टिकटॉक के ऊपर, वो आपको बीच में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं गया, पंजाबी मुंडा 55 वो ही था। तो उसने मुझे कहा कि आपको कभी पहले देखा नहीं, आप मेहनत और करें। मैं कहा पंजाबी मुंडा साहब अच्छा मैं तीजी पूछता वकील पर ठीक है पंजाबी मुंडा साहब मैं मेहनत करता हूँ वगैरह ये वो इस तरीके से वो करने से मैं बीच में जीत तो गया, बट पंजाबी मुंडा अभी भी पंजाबी मुंडा ही है और वकालत वो नहीं करता, वो उसका कारों का शोरूम है कहलाता। इस वकालत नेवर एक्चुअली टुक ऑफ बिकॉज पंजाबी मुंडा था वो, और वो टिकटॉक के ऊपर यो करता रहता है वगैरह, कमाई वो भी करता होगा, बट आई डोंट थिंक ही हैज़ द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। बिकॉज मेरे लिए सबसे बड़ी इस प्रोफेशन की अजमत ये है कि यार इस प्रोफेशन से इससे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ क्या है कि तुम सारे मुझे सुन रहे हो। मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है और इससे ज़्यादा बड़ी इज्जत क्या दी जा सकती है कि ज़ीशान ने मुझे कहा कि मोहम्मद भाई आपने बीच में ये करना है। इससे बड़ी इज्जत क्या है कि तुम लोगों को ज़ीशान बीच में ये ऑर्गेनाइज करके सारे का सारी चीज़ें वगैरह करवा रहा है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन कि अगर आपकी कॉम्पिटेंस आप अपनी दिखाओगे ना, अगर आप फेसबुक पे डांस कर रहे होगे अपने प्राइवेट वाले में ज़रूर करो, बट अपने आप को अपना प्रोफेशनलिज्म अगर दिखाते रहोगे, अपने आप को थोड़ा सा अपना हाथ खींच के रखोगे और हर बंदे को दिखाओगे कि काफ़ी काम कर रहे हो और काम करते हुए नज़र आ रहे हो, तो अच्छी वकालत अच्छी चल जाएगी। आखिरी 3 क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो पूछ लीजिए। जी मैडम आप पूछना चाहें, ऑन कर लीजिए। जॉन माइक। हेलो सर, आपने इस प्रोफेशन में ब्रदरहुड की बात की, सिस्टर होती तो सर जो जूनियर और ये एसोसिएट्स हैं, सर जो जूनियर और एसोसिएट्स हैं उनके लिए क्यों नहीं है? क्या आप मतलब? एज यू नो कि फाइनेंशियली तौर पे हम लोग बीइंग एसोसिएट इतनी हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है और एसोसिएट काफ़ी इस बात पर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में सीनियर्स क्यों नहीं इस चीज़ को एड्रेस करते हैं? उसका मैं आपको ये जवाब दे देता हूँ। मैंने आपको इब्तिदा के अंदर भी कहा कि मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश ये कि मैं रोंद के आपको इस प्रोफेशन से उठा के बाहर फेंक दूँ। मुझे जब पड़ी हुई आप मेरे एक्चुअली रोज़ी रोटी मेरे बच्चों की करें, मैंने माजरत के साथ साथ बात वगैरह करके मैंने ठेका उठाया हुआ कि मैं आपको अपने बच्चों के जो पैसे हैं आप अगर काम नहीं करते ये करें। इस प्रोफेशन के अंदर कम आपको बंदे मिलेंगे जो अपना टाइम दे के आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे करने के लिए, आपकी एक्सपेक्टेशन ही मुकम्मल तौर पे गलत है। ये यू ईट व्हाट यू किल। अगर आपका ये ख्याल है कि जी आपको हम अन्य बार, मैं आपको कह रहा हूँ पिछले साल लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स, पिछले साल 4,500 6,300 लाइसेंसेस दिए गए पूरे पंजाब में। कितना वजीफ़ा आप लेना चाहेंगे? फ़ी बंदा माहाना आप 10,000 अगर देंगे तो उस पर भी आप हमें बोलेंगे चलें 15,000 दे देते। 15,000 को 6,300 से आप मल्टीप्लाई करें, महीने का है, 12 से भी आगे मल्टीप्लाई करें तो कितने करोड़ों रुपए बनते हैं। बार काउंसिल के पास जो पैसे वगैरह आते हैं सारे के सारे जो करने के लिए, वो पैसे आते हैं फ्रॉम आपकी जो आप जो फ़ीस जमा कराते हैं, और वो हमारे पास अमानत है आपके बुढ़ापे के लिए, क्योंकि आपका जो जब आप होंगे तो आपको ये पैसे वगैरह वापस दिए जाएंगे, बेनेवलेंट फंड, ये सारे के सारे। और अभी फ्रैंकली अगर कोई वकील को कैंसर हो जाए ना या डायलिसिस के ऊपर चला जाए तो हम उसको 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते एमरजेंसी की सूरत में। अगर मैं आपकी चलें बात मान के ये हमने काफ़ी डिटेल में बात की, मैं अगर ये लिख देता हूँ कि हर एसोसिएट को 15,000 रुपये दिया जाएगा, पक्का है वो आपका वो बंदा ही देगा। मेरे चेंबर के अंदर भी कितने लड़के हैं, कोई 10-12 तो होंगे लड़के लड़कियाँ, ठीक है। तो 10-12 को अगर मैं 15,000 से मल्टीप्लाई करूँ जिनको कुछ कख नहीं आता और दे डोंट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स माय वकालत, तो यू मीन टू टेल मी कि मैं लाखों रुपए हर महीने कमा के उनको दे दूँ क्योंकि आप कह रही हैं, और वो उनकी कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, टाइम भी दूँ और उनको सिखाऊं भी। कायदे आज़म पे किया करते थे जिस हिंदू के पास वो काम करते थे उसके चेंबर के अंदर बैठने के लिए। हाँ, आपको अगर मैं यहाँ पे इलेक्शन जीतना हो तो मैं आपके सामने ये कहूँ और दूध की नहरें मैं आपके लिए क्या 10,000 मैं 25,000 रुपये फ़ी बंदा दूंगा और ये लॉलीपॉप और ये चूरन बिकता है, पर झूठ बोलना मुझे आता नहीं है। और बात सीधी सीधी ये है कि आई डोंट थिंक वी नीड हाँ, मेरे नज़दीक अगर आपने करना है ना इस प्रोफेशन को बेहतर करना है, वजीफ़ा फॉर हाई अचीवर्स होना चाहिए।
बात ये है सीधी सीधी, आप चाहते हैं कि हर बंदे जितने आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जितने क्लाइंट्स बैठे हुए हैं उतने ही क्लाइंट्स हैं। हर साल आप, अगले साल मुझे लगता है पिछले साल अगर 6,300 आए थे, अब अन्यवा सिलसिला है 15,000 वकील आ रहे हैं पंजाब में। 15,000 भी नहीं, मेरे ख्याल में अब 25 तक जाएंगे, बिकॉज जाली वकील वगैरह आप इसमें ऐड, और जो घर बैठे लाइसेंसेस मिलते हैं वो 25,000 अगर आप बात कर लें, 25,000 को हम कहाँ से लाइसेंस दें? आपको लॉलीपॉप देने के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अपना खून पाप बहा दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा वगैरह, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, नुकता ये कि 16 जो मेरे लड़के हैं ना, ये सोच के ज़रा मुझे बताइए, 16 लड़के लड़कियाँ अगर मैं उनको नॉमिनल या नहीं अदा कर रहा, और मेरे दफ्तर में वो बैठ के काम कर रहे हैं, उसको बिजली कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स वगैरह पकड़ के अगर वो वहाँ से काम कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो उसके एवज मेरा भी थोड़ा बहुत अगर वो काम कर देते, अगर वो काम वगैरह कर रहे हैं, मुझे अगर आप कहते हैं कि मैंने फ़ी बंदा 15,000 रुपये देने, तो मैं फिर 14 को फारिग करा दूँगा, सिर्फ 2 रखूँगा, क्योंकि मुझे शायद एक की ज़रूरत है। सो डू यू वांट इस जगह के ऊपर कि 14 बंदों को अकोमोडेट किया जाए? बिकॉज ये हमने काफ़ी डिटेल के अंदर इसके बारे में बार काउंसिल में सोचा था कि ये मैंडेटरी किया जाए कि ना किया जाए कि आपका वजीफ़ा हो, बट बेसिकली बात यही हुई थी कि अगर आपने वजीफे के, अगर आपने पेमेंट मैंडेटरी कर दी ना, तो फिर एक्चुअली लड़के 1 या 2 ही आएंगे, और बाकी आपका जितने जो आई जा रहे हैं, जितनी तादाद में आ रहे हैं, आपको चेंबर्स के अंदर किसी ने रखना नहीं है। वो अब आपकी आगे मर्जी है। अगर आपको अगर ये प्रेफर करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बंदा काम करता है उसको मुझे पैसे देने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो कहीं तो कहीं और चला जाएगा, और अगर जो बंदा इस काबिल है पैसे देने के, वो ले भी लेता है। सो अगर इफ़ यूर मुश्किल है क्वेश्चन, बट मैंने आपको थोड़ा सा खुल के बताया, ज़्यादातर यही कहेंगे कि हाँ आपका हक है, और वो आएंगे जब आप उनको इलेक्ट करेंगे तो वो आपको पैसे दे देंगे। पैसे हैं नहीं किसी के पास अदा करने के लिए, और मुझे आपका ये कहना, हाँ ये होता है अलबत्ता कि अगर आपने अच्छा काम किया तो हम डेफिनेटली आपको पैसे केस के ऊपर दे देते हैं, बट मगर अगर मेरे पास आ ही नहीं रहे, वाई शुड आई हैव द ऑब्लिगेशन टू पे यू मंथली? अगर मुझे उसका अगले 3 महीने में मेरे लिए मुश्किल, अगर आप ये कह देंगे अगले 3 महीने मेरे मुकदमे ही नहीं आने, छुट्टियाँ हैं, कोर्ट बंद है, मैं फिर भी आपके 16 बंदों को बीच में अपनी जेब से पैसे देते रहूँ, कुछ काम आप करते नहीं, घर पे आप लगाते हैं सारे के सारे आके और ये करने का, तो आई डोंट नो।